अध्याय 733 निजी तौर पर निपटाना। पिछली रात उस दुष्स्वप्न से तुम कैसे बच निकलीं? बाहर हो रहे झगड़े के बीच रोहित ने अपनी चचेरी बहन करिश्मा से उसके अनुभव के बारे में बहुत गंभीरता से पूछा, क्योंकि उसे याद था कि भूत ने करिश्मा का पीछा नहीं किया था, बल्कि उसके बजाय उस पर हमला किया था। बेशक इसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसके जागने के बाद भी करिश्मा सपने देख रही हो। करिश्मा की आंखें थोड़ी खुली थीं, जैसे उसकी आत्मा ही खो गई हो, और वह अपने बगल में किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। उसका शरीर और हाथ अभी भी खून से सने थे, मानो जो हुआ वह उसी ने किया हो, जबकि वह खुद हाल की घटनाओं से उबरने में असमर्थ लग रही थी। ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम बात नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें करनी होगी। यदि हम इस दुष्स्वप्न को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते, तो आज जैसी घटनाएं फिर होंगी। आज सिर्फ प्रियंका नहीं मरी, किसी दिन तुम्हारे माता पिता मर सकते हैं, गांव का हर व्यक्ति मर सकता है, और मैं भी मर सकता हूं। रोहित अभी भी पूछताछ कर रहा था, वह इस दुष्स्वप्न की जड़ तक पहुंचना चाहता था। अब कई सुराग कट चुके थे, एकमात्र कड़ी करिश्मा थी। करिश्मा, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? रोहित ने उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए पूछना जारी रखा। मुझे नहीं पता, मैं शियाओशी से अलग हो गई थी, और फिर वह मर गई। मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वह नहीं मरती, मैं उसकी रक्षा करती। करिश्मा बात करते हुए अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और उस समय उसे छोड़ने के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। रोहित ने भौहें सिकुड़ी और कुछ अजीब महसूस किया। उसे पता होना चाहिए था कि उस समय सपने में प्रियंका ही वह थी जिस पर सबसे पहले भूत ने हमला किया और अपहरण किया था, और फिर करिश्मा भूत के पीछे गई और केवल उसे अकेला छोड़ दिया। यहाँ उस लड़की प्रियंका से उसके अलग होने की बात कैसे हो गई? क्या उसकी याददाश्त में कोई समस्या थी, या सपने ने इसमें हस्तक्षेप किया था ताकि चीजें थोड़ी अस्पष्ट हो गई हों? वह अब कैसी है? आलिया ने बगल से पूछा। निश्चित नहीं, उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। रोहित ने कहा। बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? उसी क्षण उसने बाहर लोगों के एक समूह को बहस करते और चिल्लाते हुए सुना, मानो लड़ाई होने वाली हो। मैं जाकर देखती हूँ। आलिया ने भी बाहर की हलचल सुनी और जल्दी से ये देखने गई कि क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाहर कदम रखने से पहले ही दरवाजा जोर से खुला और भीड़ अंदर घुस आई। कातिल कहाँ है? कातिल को सौंप दो। क्या तुम एक हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज यह ऐसे खत्म नहीं होगा, आंख के बदले आंख कर्ज चुकाना ही होगा। एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, जो 30 के दशक के एक व्यक्ति की थी। जो लोग उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे वे उसे नहीं रोक सके, और जैसे ही उसने करिश्मा को खून से सने हुए वहां बैठे देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। बिना एक शब्द कहे वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने जमीन से एक छोटी लकड़ी की स्टूल उठाई, जिसे उसने करिश्मा के सिर की तरफ जोर से घुमाया। यदि लकड़ी की स्टूल लग जाती तो यह निश्चित रूप से घातक होता। रुको, तुम क्या कर रहे हो? कृपया ऐसा मत करो, दाजी भाटावरेकर, शांत हो जाओ। लोगों ने चिल्लाकर उस व्यक्ति दाजी भाटावरेकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने अंधे गुस्से में उसने किसी की परवाह नहीं की। आलिया हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है जब उसने लाल आंखों वाले किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते देखा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि लक्ष्य वह खुद नहीं, बल्कि पीछे उसकी चचेरी बहन करिश्मा है। हमले का सामना करते हुए करिश्मा अभी भी सुन्न होकर खड़ी थी। उसने डर या बचने के किसी भी प्रयास के बिना गुस्से वाले दाजी भाटावरेकर को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि वह मजबूत लकड़ी की स्टूल करिश्मा के सिर से 10 सेंटीमीटर पहले ही रुक गई। एक पीले हाथ ने मजबूती से स्टूल को पकड़ लिया था। बॉस रोहित उसके बगल में खड़े थे, दाजी भाटावरेकर को उदासीनता से घूर रहे थे। शांत हो जाओ, हालांकि ये दुखद है कि तुम्हारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन ये तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देता है। मेरे रास्ते से हट जाओ, दाजी भाटावरेकर चिल्लाया, अभी भी तरकीन गुस्से में, अपनी दूसरी मुट्ठी सीधे बॉस रोहित के चेहरे की ओर घुमाते हुए। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दाजी भाटावरेकर अपनी जगह पर जम गया। एक थोड़े काले पड़े हुए हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। ये हाथ जीवित व्यक्ति का नहीं लग रहा था, कठोर और अप्राकृतिक रूप से ठंडा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि केवल उससे पकड़े जाने से ही दाजी भाटावरेकर को लगा कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। क्या अब तुम शांत हो सकते हो? बॉस रोहित की नज़रें उस पर टिकी थीं। वे आंखें बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के थीं, एक अजीब और खतरनाक भाव लिए हुए, मानो वे किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। यदि तुम आवेग में काम करना जारी रखोगे तो मैं अगली बार पीछे नहीं हटूंगा, और कुछ ऐसा हो सकता है जिसका तुम्हें पछतावा होगा। बॉस रोहित ने आगे कहा।
इस अजीब घटना और अपने सामने वाले व्यक्ति की भयानक निगाहों का सामना करते हुए दाजी भाटावरेकर को अपने शरीर में एक सिहरन महसूस हुई और उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया, जिसकी जगह एक अजीब डर ने ले ली। उसने इस बॉस रोहित को नहीं पहचाना, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक घातक खतरे को महसूस किया। इस आदमी ने किसी को मार डाला है। दाजी भाटावरेकर ने अचानक सोचा, मानो केवल एक हत्यारा ही इतना खतरनाक आभा उत्सर्जित कर सकता है। तुम क्या करना चाहते हो? उसने लड़खड़ाते हुए कहा। रोहित ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया, उसका भाव अभी भी ठंडा और अलग था। हालांकि मेरी हरकतें थोड़ी बदमाशी जैसी लग सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें शांत करने का यही एकमात्र तरीका है। तुम्हारा मिजाज बुरा हो सकता है, लेकिन मेरा और भी बुरा है, इसलिए मुझे गलती से भी मत छूना। मैं खुद को काफी रोक रहा हूँ। वह एक भूत नियंत्रक था। एक भूत नियंत्रक के रूप में वह थोड़ा अपरंपरागत होने के लिए बाध्य था। रोहित के पास भी अपरंपरागत तरीके थे। वह पूरी तरह से इंसान नहीं था, इसलिए वह खुद थोड़ा चिंतित था कि कहीं वह अपना आपा न खो दे और इस आदमी को मारने के लिए दुष्ट आत्माओं की शक्ति का उपयोग न कर ले। मैंने ऊपर स्थिति देखी है। प्रियंका नाम की व्यक्ति वास्तव में मृत है और उसकी मृत्यु कुछ हद तक अस्पष्ट है। उसका तुमसे क्या संबंध है? मैं उसका भाई हूँ, दाजी भाटावरेकर ने कहा। हत्या के बदले एक जीवन चाहिए, यही उचित और न्यायसंगत है। मैं जानता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति की हत्या मेरी चचेरी बहन ने नहीं की है। यह एक विशेष मामला है और जब जांचकर्ता आएंगे तो वे भी तुम्हें यही बताएंगे। इसलिए तुम चाहे जो भी सोच रहे हो, आज तुम्हारे पास केवल एक विकल्प है, और वह है मेरे साथ निजी तौर पर बात करना, रोहित ने शांति से कहा। मैं नहीं चाहता कि इससे गांव का माहौल खराब हो। हालांकि तुम्हें लग सकता है कि मैं अपमानजनक हूं, फिर भी मुझे ये कहना होगा, अपनी कीमत बताओ, शव ले जाओ और उसे दफन कर दो। जो अधिकारी जांच करने आएंगे वे तुम्हारे लिए मामला बंद कर देंगे। यहाँ कोई हत्यारा नहीं है। अपनी कीमत बताओ, मेरी बला से। मैं चाहता हूं कि वह अपनी जान देकर कीमत चुकाए। दाजी भाटावरेकर का गुस्सा फिर भड़क उठा, लेकिन इस बार उसने रोहित पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, दफा हो जाओ। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए वह करिश्मा को घूरने लगा, उत्तेजित और हरकत करने को बेताब। 20 लाख, रोहित ने सपाट स्वर में कहा। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? दफा हो जाओ। आज मैं केवल उसके साथ हिसाब चुकता करना चाहता हूं, दाजी भाटावरेकर ने कहा। रोहित ने जारी रखा, 50 लाख। मैंने कह दिया है, वह व्यक्ति मेरी चचेरी बहन द्वारा नहीं मारा गया था, यह एक अटल तथ्य है। चाहे तुम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, ये बेकार है। जब उन्होंने सुना कि रोहित 50 लाख का मुआवजा देने की पेशकश कर रहा है, तो बाकी लोग हैरान रह गए। ये बड़ी रकम थी। चाहे करिश्मा हत्यारा हो या ना हो, केवल इतनी बड़ी राशि ही बहुत आकर्षक थी। थोड़े लालची लोग पहले ही निजी समाधान पर विचार कर रहे होंगे। आखिर मरे हुए वापस नहीं आ सकते, जीवित लोगों को अभी भी अपनी जीविका चलाने की जरूरत है ना? इसके अलावा जो कोई भी आसानी से 50 लाख की पेशकश कर सकता था, वह करिश्मा की रक्षा करने के लिए दृढ़ था, जिससे उसके खिलाफ कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो गया था। सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो कि उसने नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने नहीं किया। तुम खुद को समझते क्या हो? दाजी भाटावरेकर गुस्से में चिल्लाया। हालांकि इस क्षण तक उसका क्रोध काफी कम हो गया था, चाहे पैसे के कारण या इसलिए कि रोहित ने उसे डरा दिया था। किसी भी तरह से वह अब हत्या के कगार पर खड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। रोहित जयपुर का प्रभारी है। शहर के भीतर वह लगभग कुछ भी संभाल सकता है, आज की असामान्य घटना सहित। उसका शब्द ही सबूत है और इसके लिए तुम्हारी सहमति की आवश्यकता नहीं है, आलिया ने गंभीरता से कहा, जैसे उसने अपनी नसों को स्थिर किया और आगे बढ़ी। रोहित ने अपना हाथ हिलाया, आलिया को बात करने से रोकने का संकेत दिया। प्रभारी होने की भूमिका ग्रामीणों के लिए बहुत दूर की बात थी, वे असाधारण घटनाओं से अनजान थे। प्रभारी शीर्षक के महत्व की तो बात ही छोड़ दें। जांचकर्ताओं के आने का इंतजार करो। तुम देखोगे कि मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ धैर्यपूर्वक इंतजार करने की जरूरत है, रोहित ने कहा। ठीक है, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा और देखूंगा कि तुम तब क्या कहते हो। अगर वह वास्तव में हत्यारी है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दाजी भाटावरेकर ने कहा। जब वह समय आएगा तो जो चाहो करना, रोहित ने सिर हिलाया। दृश्य नियंत्रण में आ गया और कई लोगों ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद 2 जांचकर्ता पहुंचे, जल्दी से स्थिति की जांच की और शरीर का आकलन किया। आमतौर पर वे संदिग्ध को हिरासत में लेते और जांच शुरू करते, सबूत इकट्ठा करते और मामला दर्ज करते। हालांकि इस प्रकार की घटना हाल ही में कोई अकेली घटना नहीं थी, और यदि उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया तो कई काम पूरे नहीं हो पाते।
इस प्रकार जांचकर्ताओं में से एक ने जल्दी ही दोनों पक्षों को अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में सूचित किया। हम शुरू में इसे आत्महत्या के रूप में निर्धारित करते हैं। इसमें कोई हत्यारा शामिल नहीं है, लेकिन हमें अंतिम निर्णय के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की आवश्यकता है। ये जानकारी देने के बाद दोनों जांचकर्ताओं ने घटनास्थल पर बयान दर्ज करना शुरू किया, मामला दर्ज करने की तैयारी की। वे दोनों बहुत स्पष्ट थे कि यह एक और अजीब मौत थी। एक समान घटना थोड़े समय पहले एक और गांव में हुई थी, जिसमें पीड़ित की मृत्यु उसी तरह हुई थी, स्पष्ट रूप से अपने ही हाथों से। इन घटनाओं की सूचना ऊपर दी जानी थी, वे उनके संभालने के लिए नहीं थे। क्या तुमने वह सुना? हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये लगभग निश्चित है। तुम्हारे परिवार में इस प्रकार की घटना अद्वितीय नहीं है। हाल ही में प्रियंका के अलावा और भी लोग रहस्यमय तरीके से मर चुके हैं। रोहित ने अपने शब्द दाजी भाटावरेकर की ओर निर्देशित किए। उस क्षण दाजी भाटावरेकर चुप हो गया, अब और अधिक आवेगपूर्ण नहीं था। उसे लगा कि रोहित सही था, क्योंकि वास्तव में हाल ही में पड़ोसी गांवों में कई रहस्यमय रात्रि मौतें हुई थीं। चलो इसे निजी तौर पर निपटाते हैं। घटना यहाँ हुई है, तुम किसी भी तरह से जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, उसने कुछ देर बाद कहा। तुम बहुत जल्दी अपना सुर बदल लेते हो, आलिया ने उपहास किया। उसके मन में उस व्यक्ति के लिए स्पष्ट तिरस्कार था। यदि वह जीवन के बदले जीवन की मांग करने में अडिग होता तो यह एक बात होती, लेकिन कोई लाभ न देखकर उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। शो क्या दुख का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह प्रियंका की मृत्यु को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। रोहित ने कहा, अगर तुम इसे निजी तौर पर निपटाना चाहते हो तो ये ठीक है। मैं अपने शब्द का पक्का हूँ, 50 लाख, और हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। मेरी चचेरी बहन को और परेशान मत करना, ये बहुत अधिक है। वह मामला दर्ज होने से पहले था। अब मैं तुम्हारे लिए बातचीत कर सकती हूँ, शायद कुछ लाख बचा सकूं। आलिया पास आए और फुसफुसाया। रोहित ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपने पैसे का आनंद लेने का मौका मिलेगा? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। भविष्य की परेशानी से बचने के लिए उसके परिवार को पर्याप्त निपटान राशि दो। ठीक है, आलिया ने और दबाव नहीं डाला और तुरंत दाजी भाटावरेकर के साथ मामले पर चर्चा करना शुरू कर दिया। जल्द ही अशांति खत्म हो गई। दाजी भाटावरेकर प्रियंका के परिवार के सदस्य के रूप में आलिया द्वारा दिए गए 50 लाख रुपये लिए और बिना एक शब्द कहे चले गए, जल्दी ही गायब हो गए। और रोहित ने गांव में एक नया उपनाम कमाया, बॉस रोहित। जहां तक इस बात की है कि क्या उसकी पीठ पीछे कोई उसे पैसे से अधिक समझ रखने वाला मूर्ख कह रहा था, वह ऐसी बात थी जिसे रोहित कभी नहीं जान पाएगा। अध्याय 734 सपना वास्तविकता को प्रभावित करता है। चचेरी बहन करिश्मा की हत्या का मुद्दा शाम तक सुलझा नहीं था। हालांकि प्रियंका नाम की लड़की का परिवार पैसे लेकर पहले ही चला गया था, लेकिन ग्रामीणों को तमाशा देखने और लंबी चौड़ी टिप्पणी करने में मजा आता था। इसके अलावा शव का निपटान करना था, उसे हमेशा के लिए कमरे में नहीं छोड़ा जा सकता था। हालांकि इस घटना के बाद रोहित ने गांव में बहुत अधिक पैसे वाले मूर्ख के रूप में एक नई प्रतिष्ठा हासिल कर ली। चूंकि मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने स्थिति को सुझाने के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके से 50 लाख लुटा दिए थे। यदि यह बहुत अधिक पैसे वाला मूर्ख होना नहीं है तो और क्या है? बेशक वे ग्रामीण कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जयपुर में रोहित का सोना टन में मापा जाता था। उसके लिए पैसा सिर्फ किताबों में एक संख्या बन गया था। अपनी वर्तमान क्षमताओं और स्थिति के साथ यदि वह चाहे तो और भी अधिक कमाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन रोहित के लिए इस समय पैसा बनाने के बारे में सोचना अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण था। वह वर्तमान में अस्तित्व, पुनर्जीवित प्रेत के रहस्यों को सुझाने, सत्य का पीछा करने और भूतों को नियंत्रित करने का सही तरीका खोजने पर केंद्रित था। रात के खाने के बाद कुछ न करने के कारण रोहित पुराने घर को खंगालने लगा, यह उम्मीद करते हुए कि उसे अपने पिता द्वारा छोड़ी गई कुछ विरासत मिल जाए। कुछ वस्तुओं के पास अलौकिक शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्हें घोस्ट आई का उपयोग करके नहीं देखा जा सकता था। उन्हें धीरे धीरे खोजा जाना था, क्योंकि घोस्ट आई केवल असामान्य चीजों पर प्रतिक्रिया करेगी। फिर भी कुछ चीजें असामान्य नहीं थीं। वैसे रोहित, रात के खाने के तुरंत बाद तुम्हारे एक चाचा ने नया घर बनाने के लिए तुम्हारी माँ से 2 लाख के कर्ज की मांग की। तुम्हारी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम क्या सोचते हो? आलिया ने रोहित के पास आकर धीरे से कहा, जो एक कोने में बक्सों और अलमारियों को छान रहा था। तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? उसने पूछा। ऊपर देखे बिना रोहित ने उत्तर दिया, जरूरत नहीं, मैं बस यूं ही खोज रहा हूँ। तुमने अभी क्या कहा? कर्ज के बारे में? हाँ, उन्होंने जरूर देखा होगा कि तुम सुबह कितने उदार थे और अब वे सभी तुम पर डोरे डाल रहे हैं। आलिया ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनका कर्ज चुकाने का कोई इरादा नहीं है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर होने वाली अलौकिक घटनाओं के मौजूदा चलन को देखते हुए यह अनिश्चित है कि ज़्यादातर लोग कब तक जीवित रहेंगे, रोहित ने उदासीनता से कहा। अगर उन्हें पैसे की कमी है तो बस उन्हें दे दो। यह उन्हें कुछ वर्षों तक थोड़ा खुश रहने देगा। कौन जानता है, वे किसी भी समय अलौकिक घटना में मर सकते हैं। तुम पहले ऐसे नहीं थे, आलिया ने टिप्पणी की। चूंकि तुम सहमत हो, मैं उन्हें पैसे उधार दे दूंगी। हम बस सुनिश्चित करना कि एक वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट लिखा जाए, रोहित ने कहा। वे स्पष्ट रूप से वापस भुगतान करने की योजना नहीं बना रहे हैं, इसलिए एक वचन पत्र बेकार हो सकता है, आलिया ने उल्लेख किया। रोहित ने कहा, इरादा यह नहीं है कि वे भुगतान करें, लेकिन हमारे पास कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। यदि किसी दिन वे अपने ऋणों से इनकार करते हैं या मेरी मां के साथ बहस करने लगते हैं तो हम उन पर मुकदमा कर सकते हैं। यदि हर कोई मिलजुल कर रहता है और सुरक्षित रहता है तो कोई समस्या नहीं होगी। मेरे रिश्तेदार बिल्कुल सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन दिखावे के लिए कुछ चीज़ों में मदद नहीं की जा सकती। हे, समझ में आता है, आलिया हंसी। उसे पता था कि रोहित मन की शांति के लिए पैसे खर्च कर रहा है। हालांकि यह कुछ हद तक फिजूल खर्ची थी, लेकिन ये चीज़ों को संभालने का एक सीधा तरीका भी था। आलिया थोड़ी देर बाद चली गई। रोहित असामान्यताओं की खोज जारी रखता रहा। जल्द ही उसे एक पुराना फोटो फ्रेम मिला जिसमें अंदर बहुत पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर कुछ धुंधली और ब्लैक एंड वाइट थी। यह एक पारिवारिक चित्र था, बचपन में वह खुद, उसकी माँ अनुपमा और उसके पिता। एक सेकंड रुकिए, रोहित ने अपने पिता के स्वरूप पर गौर किया। धुंधलेपन के बावजूद ये स्पष्ट था कि चेहरा असामान्य रूप से पीला था, मुस्कान सख्त थी और आंखें सुस्त और राख जैसी थीं, जो किसी जीवित व्यक्ति जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थीं, बल्कि हाल ही में मरे हुए शव जैसी थीं। लेकिन एक नज़र में ये सब काफ़ी सामान्य लग रहा था। आखिरकार फोटो देखते समय शव के बारे में कौन सोचेगा। रोहित चुप हो गया। फोटो में वह अधिकतम 3 या 4 साल का था और उसे तस्वीर खिंचवाने की कोई याद नहीं थी। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके पिता की मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी जब वह 6 साल का था, लेकिन 1 साल पहले उसके पिता पहले ही सामान्य नहीं थे। उस समय में क्या हुआ था, क्या बदलाव आए थे, शायद कोई नहीं जानता था। पुराने घर में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, कोई नोट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। हालांकि जैसे ही रोहित पुरानी चीजों को देख रहा था, टैप टैप टैप, ऊपर छत से अस्पष्ट कदमों की आवाज सुनाई दी, चमड़े के जूतों के जमीन पर टकराने की आवाज, बहुत स्पष्ट। इस क्षण रोहित ने अचानक ऊपर देखा, उसका शरीर अनजाने में तन गया और उसकी घोस्ट अनिच्छिक रूप से खुल गई। क्योंकि उस समय आलिया बाहर गई थी और उसकी माँ अभी तक नहीं लौटी थी, जिससे वह घर में अकेला था और ऊपर किसी का होना असंभव था। इसके अलावा शोर उस कमरे से आ रहा था, वह कमरा जहां उसके पिता का चित्र रखा था। क्या मजाक है, मैंने पहले ही जांच कर ली है, कुछ भी गलत नहीं था। रोहित ने तुरंत अपने हाथों में मौजूद सब कुछ नीचे रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर की ओर दौड़ा। वह घबराया हुआ था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। यदि वास्तव में कोई भूत प्रकट होता तो रोहित उसका सीधे सामना करने में सक्षम हो सकता था। ये तो छोड़ ही दे कि वह अजीब फायरवुड नाइफ रखता था, जो सबसे दुर्जय भूतों के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई कर सकता था। जब रोहित दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि दूर दाईं ओर के कमरे का दरवाजा खुल गया था। लकड़ी का दरवाजा, जिसे कई बार चेक और लॉक किया गया था, अब खुला था। इस तरह की घटना पर किसी लापरवाह व्यक्ति का ध्यान नहीं जाएगा, जो शायद बस यही सोचेगा कि हवा ने उसे खोल दिया है या छोड़ते समय उन्होंने इसे ठीक से लॉक नहीं किया था। लेकिन रोहित अलग था। उसे यकीन था कि उसने उस कमरे को छोड़ते समय सुरक्षित रूप से बंद कर दिया था और आलिया निश्चित रूप से चित्र वाले कमरे में नहीं घूमेगी। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे बस यह नहीं पता कि समस्या कहाँ है। कल भी ऐसा ही था, दरवाजा अपने आप खुल गया, रोहित ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह फिर से कमरे में कदम रख रहा था। कदमों का स्रोत नहीं मिला। कमरे में सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही व्यवस्थित था, बिना किसी बदलाव के। यहाँ तक कि उसकी घोस्ट आई ने भी कुछ गलत नहीं पाया। यदि ऐसा नहीं होता तो रोहित पिछली रात आलिया के बगल वाले कमरे में कैसे सो सकता था, जैसे उसे अपनी जान की परवाह न हो। यहाँ चीजें अजीब होती जा रही हैं। यह एक दुष्स्वप्न से शुरू हुआ, फिर आज मुझे 2 इंसानी सिर मिले, एक कटा हुआ शरीर, उसके बाद 4 लोग जो संदेश देने वाले थे, वे जंगल की ओर बढ़ गए। और अब एक खाली कमरे से कदमों की आवाज़ आती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई भूत मंडरा रहा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं शुरू से अंत तक सुराग का एक भी अंश नहीं ढूंढ पाया हूँ। यह असामान्य लगता है, लेकिन मुझे असामान्यता का स्रोत नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरी अलौकिक शक्ति के साथ पूरे गांव को छानने से भी कुछ नहीं निकला, उसने जारी रखा।
रोहित इस समय जल्दबाजी में नहीं था, वह सोच विचार कर रहा था। उसके दिमाग में एक भयानक अनुमान उभरा। शायद असामान्यता का स्रोत वास्तविकता में नहीं बल्कि उस दुष्स्वप्न के भीतर था। पिछली रात के दुष्स्वप्न के दौरान उसकी चचेरी बहन करिश्मा ने उसे जल्दी से गांव से दूर खींच लिया था और उसे गांव की स्थिति भी नहीं पता थी। क्या होगा अगर वह दुष्स्वप्न किसी तरह वास्तविकता से जुड़ा हो? यदि यह सच है तो गड़बड़ी पैदा करने वाला भूत मेरे सपने में गांव के बगल वाले कमरे में है, रोहित ने सोचा और वह अचानक चौंक गया। क्योंकि वह पिछली रात दुष्स्वप्न के दौरान अपने कमरे से बाहर निकल गया था और यदि बगल के कमरे में कोई भूत था तो इसका मतलब होगा कि वह एक भूत से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था। यदि उसकी चचेरी बहन ने उसे तुरंत नहीं खींचा होता तो वह बहुत अधिक निकटता में भूत का सामना कर सकता था। अपने पहले दुष्स्वप्न के दौरान रोहित जिस स्थिति में था उसे देखते हुए बहुत संभावना थी कि कुछ हो गया होता। तो भूत सपने में है जो धीरे धीरे वास्तविकता को प्रभावित करना शुरू कर रहा है। लंबे चिंतन के बाद रोहित इस निष्कर्ष पर पहुंचा, यदि अनुमान सही था तो भूत से निपटा नहीं जा सकता था क्योंकि आप सपने में भूत को नहीं हरा सकते। भले ही आप भूत को मारने में सफल हो जाएं, अधिकतम दुष्स्वप्न समाप्त हो जाता है लेकिन भूत नहीं मरता। असाध्य, रोहित ने मन ही मन सोचा कि यह एक असाध्य अलौकिक घटना थी। भूत को न तो कैद किया जा सकता था और न ही सपने में निपटाया जा सकता था, फिर भी इसने वास्तविकता को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, जीवित लोगों को सपने में लुभा रहा था। यहाँ तक कि एक भूत नियंत्रक भी नहीं बच सकता था और यदि नियंत्रक सपने में प्रवेश करता तो दुष्स्वप्न और भी भयानक होते। ये बिना किसी रास्ते वाला एक दुष्चक्र था। यदि वास्तव में इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है तो मैं कल सुबह सबसे पहले इस पारिवारिक घर से निकल सकता हूँ। रोहित को लगा कि यह एकमात्र विवेकपूर्ण तरीका है, क्योंकि अलौकिक घटना केवल इसी आसपास हुई थी। जयपुर में ऐसी कोई घटना नहीं थी जो ये दर्शाता है कि यह क्षेत्रीय थी और इससे बचा जा सकता था। अध्याय 735 रात में किसी को पुकारना। रात एक बार फिर घिर आई। शांत और सुकून भरा गांव एक बार फिर अंधेरे में लिपट गया था और केवल कुछ बिखरे हुए स्ट्रीट लैंप ही अपनी धुंधली पीली रोशनी बिखेर रहे थे। रखरखाव के अभाव में कुछ लाइटें तो बिल्कुल नहीं जल रही थीं। इस दौरान रोहित पुराने घर से बाहर नहीं निकला था। वह उस कमरे में रुका रहा जहां तस्वीरें थीं, किसी भी हलचल पर नजर रखे हुए, एक लकड़ी की मूर्ति की तरह बिना किसी अनावश्यक हरकत के। लेकिन दुर्भाग्य से पहले सुनी गई कदमों की आवाज के अलावा रोहित को और कुछ नहीं मिला। उसने अनुमान लगाया कि दुष्स्वप्न अभी भी जारी है और सपने का भूत इस जगह से चला गया है और फिलहाल वापस नहीं आएगा। रोहित, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही हूँ, आलिया ने बाहर गलियारे में प्रकट होते हुए सावधानी से अंदर झांकते हुए कहा। जब उसने रोहित को कमरे के अंदर देखा तो उसने राहत की सांस ली। तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर कुछ जरूरी नहीं है तो सो जाओ, पहले ही बहुत अंधेरा हो गया है। रोहित ने उसे आते हुए सुन लिया था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आलिया अंदर आए और बोली, खैर, मैं बस पहले की रिपोर्ट देना चाहती थी। अंदाज़ा लगाओ कि मैंने इतनी कम देर में कितने पैसे उधार दे दिए हैं। तुम्हारे रिश्तेदार पागल हो गए थे, मैं लगभग गिर गई थी। सच में, किसी को बहुत अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुमने इसे खुद संभाला है, मुझे ऐसे मामूली विवरणों में कोई दिलचस्पी नहीं है, रोहित ने उत्तर दिया। मामूली विवरण? हम यहाँ लाखों की बात कर रहे हैं, आलिया ने कहा। यह मुझे जीवन भर सहारा देने के लिए काफ़ी है। मेरी माँ कहाँ है? रोहित ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। आलिया ने जवाब दिया, वह अभी अभी पहली मंजिल पर अपने कमरे में सोने गई हैं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था, रोहित ने उत्तर दिया। तभी आलिया पास आए, पीछे से रोहित के गले में अपनी बाहें डाल दी और खिलखिलाते हुए कहा, तुम यहाँ अकेले बैठकर बहुत ऊब रहे होगे। क्यों ना मैं तुम्हारा साथ दूं? हमें साथ समय बिताने का मौका कम ही मिलता है। क्या इसे इस तरह बर्बाद करना वास्तव में ठीक है? बोलने के बाद वह बहुत ही स्नेहपूर्ण तरीके से रोहित के कान के करीब झुक गई। रोहित लकड़ी की तरह ठंडा और पूरी तरह उदासीन रहा। उसने उस पर एक सरसरी निगाह डाली। मुझे लग रहा है कि आज रात गांव में कुछ असामान्य होगा। मुझे जागते रहने की ज़रूरत है। तुम नहीं चाहोगी कि आज प्रियंका जैसा हाल तुम्हारा हो, अचानक खुद पर हमला करना और अपना सिर काट लेना, है ना? आलिया डर के मारे पीछे हट गई। क्या तुम मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं मूल रूप से अलीपुर शहर को रात भर में छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन अधिक सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि ऐसी और भी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे संभालने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक और दिन रुकने का फैसला किया। ये काफ़ी लापरवाह था, क्योंकि अगर कुछ होता है तो इसमें तुम और मेरी माँ भी शामिल हो सकती हो। रोहित एक पल के लिए चुप हो गया।
लेकिन फिर मुझे चिंता हुई कि अगर मैंने तुम्हें दूर भेज दिया और तुम जयपुर में खतरे का सामना करती हो तो शायद मैं तुम्हें समय पर न बचा सकूं। इसलिए कुछ विचार करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया, उसने आगे कहा। हे तुम वास्तव में मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हो। आलिया अजीब बिंदु पर केंद्रित रही और खुशी से हंसने लगी। उसे लगा कि वह महत्वपूर्ण हो गई है और उसे ध्यान मिल रहा है। हालांकि रोहित ने आखिरकार उसे आराम करने के लिए अगले कमरे में भेज ही दिया। उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि अगले दिन उनके प्रस्थान से पहले कुछ भी परेशानी वाली बात न हो। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रात गहरी होती गई। रोहित अभी भी कमरे में अकेला बैठा था, मेज पर रखी तस्वीर का सामना कर रहा था, साथ ही किसी भी गड़बड़ी के संकेतों के लिए कान लगाए हुए था। अब शायद 11 बज चुके थे और गांव के अधिकांश लोग सो चुके होंगे। बाहर बहुत शांति थी, कोई अजीब आवाज सुनने को नहीं मिली, यहाँ तक कि किसी गुजरती हुई कार की गड़गड़ाहट भी नहीं। ऐसी स्थिति में कोई भी विश्वास करेगा कि सो जाने से रात अच्छी बीतेगी। लेकिन रोहित अभी भी सोया नहीं था, वह सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था, एक और दुर्स्वप्न आने के डर से। हालांकि रात के करीब 1 बजे रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उसने एक शोर सुना। एक व्यक्ति पास की गली से गुजर रहा था, हल्की आवाज कर रहा था। हालांकि हल्की, लेकिन अगर रात की सन्नाटे में ध्यान से सुना जाए तो इसे सुना जा सकता था। रात में गांव में कोई घूम रहा था, लेकिन इस घड़ी में क्या बाहर वाला इंसान वाकई इंसान हो सकता है? आवाज की दिशा के आधार पर ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति उसके अपने सामने वाले दरवाजे से गुजरने वाला है। रोहित ने बाहर जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, उसने अचानक किसी को नीचे से उसे पुकारते सुना। रोहित, क्या तुम वहां हो? यह उसकी चचेरी बहन करिश्मा की आवाज नहीं थी, बल्कि एक अजनबी आदमी की थी, कोई ऐसा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन रोहित प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और कमरे में भारी बदलाव आ गया। कमरा तेजी से पुराना हो गया और रोशनी एक ही समय में बुझ गई, जैसे ही कमरे का लेआउट पूरी तरह बदल गया। जहां कभी एक मेज पर स्मारक चित्र रखा था, वहां अब एक सिंगल बेड खड़ा था और कई पुरानी चीजें जो पिछली सजावट से मेल नहीं खाती थीं, दिखाई देने लगीं, मानो वह जगह अचानक एक दशक पहले जैसी हो गई हो, जिससे सभी सामान बहुत पुराने लग रहे थे। इससे भी अजीब बात यह थी कि रोहित ने सिंगल बेड के बगल में इस्तेमाल किए गए चमड़े के जूतों की एक जोड़ी देखी। फर्श अब कीचड़ भरे तलवों के कारण बने कई पदचिह्नों के साथ चिन्हित था। धत्तेरे की, कुछ समझकर रोहित तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। उसका चेहरा बदल गया। वह गांव अब वह नहीं था जिसे वह जानता था, बल्कि अपरिचित हो गया था। कई इमारतें ऐसी दिख रही थीं जैसे वे 10 साल से अधिक पहले थीं। प्रवेश द्वार पर लगी स्ट्रीट लाइटें गायब हो गई थीं और आकाश धुंधला और दमनकारी था, जो किसी भी रोशनी से रहित था। इसके बावजूद यह अंधेरा नहीं था, इसके बजाय कोई भी आसपास की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्या यह एक सपना था? दुष्स्वप्न फिर से शुरू हो गया था। रोहित को एहसास हुआ कि उसे एक बार फिर दुष्स्वप्न में खींचा जा रहा है, लेकिन उसे यह अविश्वसनीय लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि वह सोया नहीं था और पूरी तरह होश में था। यदि यह दुष्स्वप्न नाइटमेयर नामक एक अलौकिक घटना थी, तो उसे जागते रहकर इससे बचना चाहिए था। क्या यह उस व्यक्ति के कारण था जिसने पहले मुझे नीचे से पुकारा था? उसने दोनों दुष्स्वप्न अनुभवों में समानता खोजी। पहली बार जब उसकी चचेरी बहन करिश्मा ने उसे नीचे से पुकारा था, और दूसरी बार जब एक अजनबी आदमी की आवाज़ ने उसे नीचे से अपना नाम लेकर पुकारा। हर बार जब उसका नाम लिया जाता तो वह खुद को दुष्स्वप्न में डूबा हुआ पाता। ये पलक झपकते ही हुआ, जागते रहने की क्षमता से परे। यह अलौकिक घटनाओं को शुरू करने के लिए एक गुप्त कोड जैसा था। हालांकि रोहित और आगे सोच पाता। अगले कमरे का दरवाजा खुला। आलिया थोड़े बिखरे बालों के साथ नींद में बुदबुदाई, रोहित, तुमने मुझे इतनी देर से क्यों बुलाया? मैं अभी भी सो रही थी। रोहित की नज़र तुरंत आलिया पर पड़ी और वह गंभीर हो गया। क्या आलिया को भी दुष्स्वप्न में खींच लिया गया था, या क्या ये संभव था कि यह आलिया नकली थी, उसके रूप में एक भयानक प्रेत? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? आलिया ने उलझन में अपनी आंखें झपकाते हुए पूछा। मैंने अभी तुम्हें नहीं बुलाया। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा नाम लिया वह मैं नहीं था, रोहित ने शांति से कहा। आलिया ने उत्तर दिया, ऐसा कैसे संभव है? मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें नीचे से मुझे बुलाते हुए सुना, मुझसे बाहर आने के लिए कहा। मैं तुम्हारी आवाज़ से इतनी परिचित हूँ, मैं गलत नहीं सुन सकती थी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो या एक आवाज़ पर? रोहित ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें एक भूत ने पुकारा था और अब तुम एक अलौकिक दुष्स्वप्न में प्रवेश कर चुकी हो। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो चारों ओर देखो, तुम देखोगी कि यह अब दिन जैसा नहीं रहा। हाँ, तभी आलिया ने अपने आसपास के माहौल को करीब से देखा और वह तुरंत दंग रह गई।
ये वास्तव में वैसा नहीं था। बालकनी पर खड़े होकर आसपास देखने पर कई इमारतें दिन की तुलना में अलग थीं, और रोहित, जिसने कथित तौर पर उसे नीचे से बुलाया था, वास्तव में गलियारे में था। चीजें बिल्कुल मेल नहीं खा रही थीं। क्या मैं वास्तव में दुष्स्वप्न में हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं सपने देख रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं अभी अभी उठी हूँ, आलिया ने आश्चर्य और संदेह के मिश्रण में कहा, लेकिन रोहित को अपने बगल में देखकर वह कुछ कम डरी हुई महसूस कर रही थी। रोहित ने कहा, क्या एक अलौकिक सपना सामान्य सपने जैसा हो सकता है? आलिया का थोड़ी देर तक अवलोकन करने के बाद उसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वह एक भूत हो सकती है, इसलिए उसने अस्थायी रूप से अपना पहरा कम कर दिया। इस समय सिर्फ रोहित और आलिया ही नहीं थे। गांव के अन्य घरों से भी लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। वे सभी ग्रामीण थे और वे बहुत भ्रमित लग रहे थे क्योंकि उन सभी ने बाहर से अपना नाम पुकारने वाली आवाज़ सुनी थी। जो गांव कभी वीरान और शांत था, वह लोगों से भरने लगा। ये किस तरह का मजाक है? क्या अब इतने सारे लोग शामिल हो गए हैं? रोहित ने कई आकृतियों को देखा। पहले तो उसे लगा कि वे भूत हैं, लेकिन जब किसी ने उसका अभिवादन किया तो उसे एहसास हुआ कि वे बिल्कुल भी भूत नहीं थे। वे सभी गांव के वे लोग थे जिन्हें उसने दिन में देखा था। ये भूत पहले से भी अधिक भयानक है। ऐसा लगता है कि उसने पूरे गांव को एक दुष्स्वप्न में खींच लिया है। नियंत्रण खोने का चलन है। क्या इसका दिन की लाश से कोई लेना देना हो सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा और एकमात्र चीज जिसे छेड़ा गया था वह कटा हुआ शव था। उसने शरीर के साथ छेड़छाड़ की थी और नतीजतन ये घटना रात में हुई। एक संबंध तो होना ही था, वरना वह एक पल के लिए भी इस पर विश्वास नहीं करता। अध्याय 736 भीड़ में मिल जाने का खतरा। क्या गांव का हर व्यक्ति इस दुष्स्वप्न में प्रवेश कर चुका है? उस क्षण रोहित को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जो एक मामूली अलौकिक घटना लग रही थी वह इस तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। प्रभावित क्षेत्र केवल एक गांव तक ही सीमित नहीं हो सकता था, इसमें पास के गांव और यहां तक कि काउंटी टाउन भी शामिल हो सकते थे जो सभी उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थे। आलिया ने अपनी पतली बांह पर काट के निशान को देखते हुए दर्द में चिल्लाया और अचानक स्तब्ध रह गई। ये बेकार है। तुम दर्द के जरिए इस दुष्स्वप्न से मुक्त नहीं हो सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद को काटती हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हें चाकू से भी मार दिया जाए तो भी तुम नहीं जागोगी, और अगर तुम सपने में मर गई तो तुम वास्तविकता में मर जाओगी। दिन में प्रियंका नाम की लड़की को याद करो। रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, वह अपने सपने में एक भूत द्वारा मार दी गई थी और फिर अलौकिक शक्ति के प्रभाव में उसने खुद का सिर काट लिया था। मैं समझ गई। आलिया ये सुनकर कांप गई। तो हम क्या करें? हम इस दुष्स्वप्न से कैसे बच सकते हैं और जाग सकते हैं? हालांकि वह असहज थी, लेकिन आलिया अपेक्षाकृत शांत रही। आखिरकार एक साधारण व्यक्ति के रूप में जिसने 2 अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया था, उसका मानसिक लचीलापन काफी मजबूत था। इस सपने में एक भूत है जो भीड़ में घुल मिल जाता है। भूत को ढूंढो और उसे मार डालो और ये दुष्स्वप्न समाप्त हो जाएगा। रोहित ने शांति से कहा, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। तुम इसमें शामिल मत होना। बस अपने कमरे में वापस जाओ, दरवाजा बंद करो और वहीं रुको। एक बार जब मैं भूत को संभाल लूंगा तो तुम स्वाभाविक रूप से सपने से जाग जाओगी। ये कहकर वह तुरंत नीचे जाने और गांव में भूत की तलाश के लिए पुराने घर से निकलने की तैयारी करने लगा। रुको रुको, आलिया ने जल्दी से रोहित की बांह पकड़ ली। दयनीय दिखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना डरी हुई हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? मैं वादा करती हूँ कि कोई परेशानी नहीं करूँगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता कि तुम सपने में भूत हो या नहीं। रोहित ने ठंडे स्वर में कहा, सबसे अच्छा तरीका तुम्हें अलग रखना है। यदि तुम भूत हो तो तुम निश्चित रूप से इस कमरे से बाहर निकल जाओगी। यदि नहीं हो तो यहीं रुको और इधर उधर मत घूमो। उसके शब्द सीधे थे और आलिया के प्रति उसका संदेह बना हुआ था। मैं भूत कैसे हो सकती हूँ? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, आलिया ने होठ सिकुड़ते हुए कहा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। रोहित दृढ़ था। कमरे में जाओ अभी। याद रखो, किसी पर भरोसा मत करो। अगर कोई तुम्हें बुलाए तो मत जाना। अगर कोई अंदर घुस आए तो वे निश्चित रूप से इंसान नहीं हैं और उन्हें मारने या खुद भागने का रास्ता खोजने में संकोच मत करना। अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे तो मैं निश्चित रूप से डर के मारे मर जाऊंगी। आलिया खुद अकेले रहने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि रोहित के साथ रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। बकवास। पहली बार जब मैं तुमसे मिला तो तुम कई दिनों तक बाथरूम में छिपी रही थीं और तुम ठीक थीं। तुम्हारी मानसिक सहनशक्ति इतनी कमजोर नहीं है, रोहित ने कहा। आलिया डरपोक होने के बावजूद सहन करने की क्षमता रखती थी, अन्यथा वह पहले ही मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी होती। तो बात तय रही।
मैं जा रहा हूँ। रोहित रुका नहीं, उसने आलिया को अकेला छोड़ दिया और तुरंत नीचे चला गया। रोहित ने आलिया को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया क्योंकि दुष्स्वप्न के भीतर परिस्थितियां वास्तविकता से अलग थीं और आसपास जितने अधिक लोग होते उतना ही खतरनाक होता। नीचे जाने के बाद उसने एक और कमरे में झांका। दरवाजा मजबूती से बंद था, खुलने का कोई संकेत नहीं था। वह उसकी माँ का कमरा था और दुष्स्वप्न के भीतर का दृश्य गांव की वास्तविकता के बहुत करीब था। क्या मेरी माँ को भी दुष्स्वप्न आया है? उसने हिचकिचाहट महसूस की लेकिन निश्चित नहीं हो सका। कमरे की व्यवस्था एक दशक पहले जैसी हो गई थी, एक पुरानी लकड़ी की खाट, ड्रेसिंग टेबल, कई बड़ी लकड़ी की आकृतियां। ये साफ सुथरा था लेकिन निर्जन था। ये घटना उसे अनिश्चित बना रही थी कि क्या उसकी माँ इस दुष्स्वप्न में प्रवेश कर चुकी हैं। उसने रसोई की तलाशी ली। निश्चित रूप से रोहित को कोई रसोई का चाकू या कैंची नहीं मिली। इस दुष्स्वप्न में हथियार बहुत दुर्लभ थे। सपने के भूत दूसरों को जवाबी हमला करने का बहुत मौका नहीं देते थे। यदि हथियार प्राप्त करने का मौका मिलता भी तो यह बहुत संभावना थी कि यह एक जाल था जो विशेष रूप से एक प्रतिशोधी भूत द्वारा आपके लिए बिछाया गया था। पुराने घर से निकलने के बाद रोहित ने उदास आसमान की ओर देखा और अपने परिवेश को स्कैन किया। वह आश्वस्त हो सकता था कि यह उसका अपना सपना नहीं था। सब कुछ उसके लिए अपरिचित था, पहचान का कोई आभास नहीं था, लेकिन यह अच्छा और बुरा दोनों था। कम से कम उसके अपने सपनों की गहराइयों में अनुभव की गई अलौकिक घटनाएं सतह पर नहीं आएंगी, अन्यथा ये पहले से ही खतरनाक सपना और भी भयावह हो जाएगा। यदि यह मेरा सपना नहीं है तो फिर किसका है? रोहित ने सोचा, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वह गांव के केंद्र में एक खुले स्थान की ओर बढ़ा। वहां काफी लोग जमा हो गए थे। वे गांव के ग्रामीण थे। कुछ स्पष्ट रूप से चिंतित थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे और विचार में भौहें सिकुड़े हुए थे, जबकि अन्य जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कोई भूत है। गांव में बहुत से लोग हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण हैं, ये निश्चित है, लेकिन मैं उनमें से कई को नहीं पहचानता, इसलिए जहां तक मेरा संबंध है उनमें से कोई भी भूत हो सकता है। हालांकि यदि ऐसा है तो ये सिरदर्द है। एक बार जब भूत छिप जाता है तो उन्हें खोजना असंभव है। उस क्षण रोहित को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। हालांकि जैसे ही रोहित उधर चलने वाला था, अचानक उसने पास की एक गली की छाया में एक आकृति को छिपे हुए देखा, जिसने रेनकोट पहना था, एक चमकता हुआ फल काटने वाला चाकू पकड़े हुए था जो ठंडी रोशनी को हल्का प्रतिबिंबित कर रहा था। क्या वह मेरी चचेरी बहन करिश्मा है? वह भी सपने में है। रोहित एक पल के लिए जम गया, लेकिन फिर उसने करिश्मा को गली से बाहर निकलते देखा, अपने सबसे करीबी ग्रामीण को मारने के लिए तैयार। वह ग्रामीण पूरी तरह से अनजान खुली जमीन पर बैठा था, दूसरों के साथ दिन की अजीब घटनाओं के कारणों पर चर्चा कर रहा था। भूतों ने अभी तक हत्या करना शुरू नहीं किया था, उन्हें दुष्स्वप्न की भयावहता का एहसास नहीं था, इसलिए वे अभी डरे नहीं थे। रोहित का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह तुरंत दौड़ पड़ा, ग्रामीण को मारने से पहले करिश्मा को पकड़ लिया। चचेरी बहन, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? करिश्मा ने अपना सिर झुकाया और उसे देखा, कुछ हैरान होते हुए। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रोहित ने पूछा। करिश्मा ने कहा, बेशक मैं उसे मारने जा रही हूँ। इतने सारे लोगों के आसपास भूत यहीं होना चाहिए, है ना? पूरा गांव आ गया है और केवल एक भूत है। यदि तुम इस तरह मारती रही तो भूत को छूने से पहले ही लोग मारे जाएंगे। जब बहुत से लोग न हो तो ये ठीक है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ तुम्हारा तरीका काम नहीं करेगा, रोहित ने बहुत गंभीरता से कहा। क्योंकि यदि करिश्मा ऐसा करती रही तो कल तक गांव के सभी लोग मर जाएंगे। एक दुष्स्वप्न को हल करने के लिए लागत बहुत अधिक थी। इसके अलावा भूत को मारने के बाद भी आज का दुष्स्वप्न समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह अगले दिन जारी रहेगा। यदि हम उन्हें नहीं मारेंगे तो भूत उन्हें मार देंगे और वे हमारे समय में देरी करेंगे, जिससे भूत बहुत देर से दिखाई देंगे, करिश्मा ने कहा। रोहित अचानक निशब्द हो गया। उसने जो कहा वह सही लग रहा था, क्योंकि सपने में हर कोई भूतों द्वारा हमला किया जाएगा और आप पर जितनी देर से हमला होगा, खतरा उतना ही अधिक होगा। एक बार जब तुम मारना शुरू कर देती हो तो अराजकता फैल जाती है और चीजें और भी अधिक परेशानी वाली हो जाएंगी। इसके अलावा तुम इतने सारे लोगों के साथ हर किसी को नहीं मार सकती, कोई तो बदला लेगा। तब तक तुम्हें भूतों और लोगों दोनों से बचाव करना होगा। यदि ऐसा होता है तो ये दुष्स्वप्न भोर तक चल सकता है। रोहित करिश्मा के तरीके से सहमत नहीं था। ये स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ स्थितियां हत्या के लिए उपयुक्त होती हैं, लेकिन वर्तमान वाली नहीं। इसके अलावा इस गांव के अधिकांश लोगों के रिश्तेदार हैं जो उनकी परवाह करते हैं, और करिश्मा के माता पिता भी इस दुष्स्वप्न में हो सकते हैं। तो चचेरे भाई, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? करिश्मा ने उत्सुकता से पूछा। रोहित चुप हो गया।
उसके पास वास्तव में कोई अच्छा विचार नहीं था। यदि हम सिर्फ इंतजार करेंगे तो हम सभी मर जाएंगे, करिश्मा ने उसे याद दिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित का चेहरा काला पड़ गया। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, उसने इसे पहले भी एक बार अनुभव किया था। लेकिन उस पल शांत गांव से एक चीख सुनाई दी जो आतंक और दुख से भरी थी। आवाज दूर नहीं थी, वास्तव में बहुत करीब थी, संभवतः केवल 4 या 5 घर दूर। रोहित ने तुरंत चीख की दिशा में देखा। यह जरूर वहां होगा। करिश्मा ने तेजी से प्रतिक्रिया की, रेनकोट पहनकर और फल काटने वाला चाकू पकड़कर वह स्रोत की ओर तेजी से दौड़ी। क्या भूत ने मारना शुरू कर दिया है? रोहित ने देरी नहीं की और तुरंत पीछा किया। यदि वे सफलतापूर्वक भूत को ढूंढ सके तो वे गतिरोध को तोड़ सकते हैं और लगातार बचाव की मुद्रा में रहने से बच सकते हैं। बहुत जल्द रोहित गंतव्य पर पहुंच गया। यह एक पुराने घर का प्रवेश द्वार था, जहां कोई खून के पूल में लेटा था, आंखें पूरी तरह खुली थीं, चेहरा निराशा और भय में जमा हुआ था। मृत घातक घाव गर्दन पर था, एक उंगली जितनी मोटी स्टील की छड़ से छेद किया गया था और शरीर पर कई अन्य घाव थे। खून के पूल में साफ पद चिन्ह थे। बस अभी भूत यहां खड़ा था, ग्रामीण का जीवन समाप्त किया और फिर चला गया। रवानगी की दिशा एक अंधेरी सुनसान गली थी। करिश्मा पहले ही उसका पीछा कर चुकी थी, उसकी कदमों की आवाज उस गली में गूंज रही थी और आवाज से स्पष्ट था कि प्रस्थान तेज था। रोहित ने पीछा न करने का फैसला किया। वह जानता था कि यदि करिश्मा वास्तव में भूत से मिली तो करिश्मा के जीतने की संभावना अधिक थी, इसलिए उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने बगल में पड़े शरीर को देखा। रोहित नीचे बैठा और मृत व्यक्ति की गर्दन से स्टील की छड़ खींच ली। इस दुर्स्वप्न में यही उसका एकमात्र हथियार था। खून पर उसका हाथ फिसलने से रोकने के लिए उसने शरीर से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया और उसे स्टील की छड़ के चारों ओर लपेट दिया। रोहित, क्या तुमने किसी को मारा? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने, जिसने शोर सुना और दौड़कर आया, अनिश्चित भाव से पूछा। रोहित ने खड़े होते समय अपना सिर भी नहीं घुमाया। अपनी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसे उनकी जरूरत है अगर तुम उनका उपयोग नहीं कर रहे हो। क्या तुम अंधे हो? जब मैं यहाँ आया तो व्यक्ति पहले से ही मृत था और जब चीख हुई तो मैं तुम्हारे साथ ही था। 1 मिनट रुकें। अचानक उसने पीड़ित की गर्दन पर घाव देखा। फिर उसने पिछली चीख के बारे में सोचा। ऐसे घाव के साथ खून ने गला अवरुद्ध कर दिया होगा, जिससे व्यक्ति के लिए चिल्लाना असंभव हो गया होगा। और जमीन पर खून पहले ही ठंडा हो चुका था, व्यक्ति स्पष्ट रूप से अभी नहीं मरा था। तो ठीक पहले सुनी गई चीख इस व्यक्ति से नहीं आ सकती थी। रोहित की आंखें अपने बगल में लाल खूनी पदचिह्नों पर टिकीं और उसका दिल सिहर उठा। जो चिल्लाया वह इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। सड़क पर खूनी पदचिह्न शायद भूत द्वारा करिश्मा को वहां लुभाने के लिए जानबूझकर छोड़े गए थे। धत, क्या करिश्मा खतरे में है? रोहित का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसे संदेह था कि करिश्मा भूत का लक्ष्य थी। भूत शायद पहले से ही सपने में इस परेशानी पैदा करने वाले व्यक्ति के बारे में जानता था, क्योंकि करिश्मा ने पहले एक से अधिक बार भूत का सामना किया था। तो क्या इस बार भूत पहले करिश्मा को बाहर निकालना चाहता था? वह हिचकिचा नहीं सकता था। उसने तुरंत उस दिशा का अनुसरण किया जिसे करिश्मा ने लिया था। रोहित, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने व्यक्ति को मारा हो या नहीं, तुम बस भाग नहीं सकते, हमें तुरंत इसकी रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया, स्पष्ट रूप से अभी तक स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा था। रोहित खूनी पदचिह्नों के पीछे चला गया और जल्द ही कोने में गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद लाश के सामने वाले पुराने घर के अंदर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा थोड़ा चरमराहट के साथ खुला, जिससे अंधेरा दिखाई दिया। फिर भी उस छोटी सी दरार के पीछे किसी का रक्तहीन पीला चेहरा असहज रूप से अजीब अचानक दिखाई दिया। वे भीतर छिपे थे और हालांकि केवल 10 मीटर दूर थे, वे किसी का ध्यान नहीं गए। चरमराहट। उस पल दरवाजा खुला और वह व्यक्ति बाहर निकल आया। हालांकि वह पीला चेहरा बदल गया था, अब बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, किसी भी सामान्य ग्रामीण की तरह जिसमें कुछ भी विशेष नहीं था। और जिन ग्रामीणों ने लाश को देखने के लिए आना था, उन्होंने इस विवरण पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार एक भूत चुपचाप भीड़ में मिल गया था। अध्याय 737 सपनों में सामना। रोहित भारी सांसें ले रहा था। सपने में उसकी शारीरिक शक्ति उतनी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। हताश होकर थोड़ी देर पीछा करने के बाद वह लड़खड़ाने लगा। इसके अलावा ये कल के दुर्स्वप्न से अलग था। गांव की दूरियां वही थीं, यदि अलग इमारतें न होतीं तो यह मेशान गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक दशक से भी पहले था। ये पहचानना असंभव था कि क्या असली है और क्या सपना। वह जल्दी ही करिश्मा के पास पहुंच गया, लेकिन करिश्मा एक खुली जगह पर खड़ी थी, थोड़ी सुन्न थी।
क्या तुमने भूत को पकड़ा? रोहित उसके पास नहीं गया। वह अभी भी सतर्क था। करिश्मा ने मुड़ने से पहले एक पल के लिए रुक कर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। ऐसा लगता है कि वह यहाँ नहीं है। मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई। रोहित के चेहरे के भाव बदल गए। ये कैसे संभव हो सकता था? क्या भूत करिश्मा के लिए नहीं आ रहा था? यदि उसका अनुमान सही था तो भूत को इस समय आसपास होना चाहिए था, जो करिश्मा पर हमला करने की साजिश रच रहा था। लेकिन उस पर हमला नहीं हुआ। इसने संकेत दिया कि उसका पहले का निर्णय गलत था। यदि वह करिश्मा के लिए नहीं आ रहा है तो भूत किसे निशाना बना रहा है? रोहित इस विचार पर एक पल के लिए जम गया। उसे लगा कि दुर्स्वप्न में उसके सभी निर्णय गलत थे, कभी एक बार भी सही नहीं हुए। जब तक ये सपने में भूत से संबंधित था, वह कभी भी भूत की गतिविधियों का अनुमान नहीं लगा सका। पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। क्या ऐसा हो सकता था कि भूत को उसके सारे विचार पता थे? नहीं, वह सही नहीं हो सकता था। यदि भूत को दूसरे लोगों के विचार पता होते तो उसे सपने में ही मार नहीं दिया गया होता। खैर, मैं एक बात के बारे में निश्चित हूँ, भूत को अभी भी इस गांव में होना चाहिए और वह यहाँ से गया नहीं है। रोहित ने अचानक अपना सिर उठाया और करिश्मा की ओर देखा, गंभीरता से पूछा। करिश्मा, पिछली बार तुमने मुझे गांव से दूर खींच लिया था क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि भूत आक्रमण करे। यदि भूत गांव पर आक्रमण कर देता तो क्या होता? क्या मैंने ऐसा कहा? मुझे याद नहीं है। करिश्मा ने अपना सिर छुआ, थोड़ी भ्रमित थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम भूल गईं। रोहित ने उसे देखते हुए महसूस किया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी और शायद उसे याददाश्त की समस्या थी। या शायद उसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य थे जो अभी तक सामने नहीं आए थे। चलो अभी उसके बारे में चिंता न करें, तत्काल मामला इस दुर्स्वप्न को खत्म करना है। अन्यथा यदि भूत मारता रहा तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, रोहित ने कहा। वह दूसरी जगहों को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन उसे इस गांव का प्रबंधन करना था। अचानक करिश्मा ने थोड़ा अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां से वे आए थे। रोहित ने भी उसे सूंघा। ये खून की एक तीखी गंध थी जो अचानक कहीं से नहीं आई थी। तुरंत बाद रोहित को कुछ एहसास हुआ और वह जल्दी से वापस उस स्थान पर लौट आया जहां वह खड़ा था। गांव का खुला मैदान ग्रामीणों से भरा हुआ था, लेकिन अब ये खाली था और जमीन पर कई ताज़ा लाशें पड़ी थीं। वे कुछ समय पहले ही मरी हुई प्रतीत हो रही थीं और वे एक ही तरह से अपनी मौत से मिलीं। उनके गले में छेद था। हालांकि इस बार घाव में हत्या का हथियार नहीं था, केवल एक शत विक्षत छेद था। और वह केवल वही था जो दिखाई दे रहा था। अनदेखे अंधेरे कोनों में खून के निशान अभी भी थे। गायब होने के बस छोटे से क्षण में ये बताना मुश्किल था कि कितने लोग मारे गए थे। भूत अभी भीड़ में था, वह कभी नहीं गया। जमीन पर खून का वह पदचिह्न एक ध्यान भटकाने वाला था, ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं। रोहित ने स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। दुर्स्वप्न शुरू होने के कुछ ही समय बाद पहला पीड़ित सामने आया। फिर उसे और करिश्मा को अस्थायी रूप से गुमराह किया गया कि वे चले जाएं, और भूत ने बिना किसी संकोच के मारना शुरू कर दिया। बस थोड़े ही समय में शांत भूत ने पहले ही कम से कम 1 दर्जन लोगों को मार दिया था। यदि उन्हें इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं मिला तो सुबह तक पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मैं यही तो कह रही हूँ, भले ही हम उन्हें न मारें, वे तब भी मर जाएंगे। काश तुमने मुझे अभी रोका न होता, चचेरे भाई। वे जितनी तेजी से मरेंगे, हमारी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी, करिश्मा ने पछताते हुए कहा। रोहित की नज़रें काली पड़ गईं। ये सच है, लेकिन हमारे मारने और भूत के मारने में अंतर है। भूत बिना संयम के मार सकता है, हम नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि हम तब मारना शुरू करें जब भूत भी ऐसा ही कर रहा हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि आज रात अराजक नहीं होगी? इतने लोगों के मरने के साथ बाकी लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि कुछ गलत है। वे सभी छिपने के लिए घर वापस भाग गए होंगे। ये स्थिति को और भी बदतर बना देता है, क्योंकि चाहे उन्होंने भूत का सामना किया हो या नहीं, चाहे वे मर चुके हो या नहीं, हम नहीं जानते। यहाँ भूत को ढूंढना मुश्किल होगा जब तक कि वह खुद को प्रकट न करे। लेकिन हम भूत के पसंदीदा लक्ष्य नहीं हैं। जब तक वह हमारे लिए आएगा तब तक लगभग भोर होने वाली होगी। दिन के उजाले से पहले भूत का सामना करते हुए हमारे पास जीतने का शायद ज़्यादा मौका नहीं होगा। सिरदर्द। इस समय रोहित ने केवल सिरदर्द महसूस किया, क्योंकि भले ही वह भूत की उपस्थिति और उसके मारने के पैटर्न के बारे में जानता था, लेकिन उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। भूत की पहचान का पता लगाना कठिन था। पिछली बार उसने अपने डर पर काबू पाया, पूरी तरह से मारने की कोशिश की, लेकिन उसे असली भूत द्वारा अचानक हमला किया गया और वह लगभग मर गया। हालांकि भूत स्वयं विशेष रूप से खतरनाक नहीं था, इस दुर्स्वप्न में यह अत्यंत भयावह हो गया।
और ये दिखाने के लिए कोई सीधा सबूत नहीं था कि एक दुष्स्वप्न से बचने का मतलब दूसरा नहीं होगा। करिश्मा ने शायद कल्पना से कहीं अधिक बार दुष्स्वप्न का अनुभव किया था। टा टा टा। हालांकि तभी गांव की सड़क पर पास में अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी, जमीन पर चमड़े के जूतों के टकराने की आवाज। आवाज संकीर्ण रास्ते के दोनों ओर के घरों से गूंज रही थी, विशेष रूप से स्पष्ट थी। कोई है। करिश्मा ने तुरंत अपना फल काटने वाला चाकू लहराया और आवाज की दिशा की ओर मुड़ गई। ये कदम किसके हैं? रोहित बुरी तरह चौंक गया। इन कदमों की आवाज बहुत समान थी, लगभग उसी अजीब कदमों की आवाज के समान जिसे उसने दिन के दौरान पुराने सामान की खोज करते समय घर पर ऊपर से सुना था। नहीं, ध्यान से सुनने और समझने के बाद वह दावा कर सकता था। कदमों के दोनों सेट एक ही व्यक्ति से आए थे, लेकिन क्या ये वास्तव में कोई व्यक्ति था? करिश्मा, जल्दबाजी में कार्य मत करो, ये चीज सामान्य से हटकर है, रोहित ने गंभीर भाव के साथ कहा। करिश्मा को भी शायद कुछ महसूस हुआ था। वह बस अपनी गोल आंखों से संकीर्ण रास्ते को घूरती रही और लड़ाई शुरू करने के लिए जल्दी नहीं की। जमीन पर चमड़े के जूतों की आवाज एक पल के लिए गूंजी, फिर बगल की दीवार पर एक आकृति परावर्तित हुई जो रोहित की दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। लेकिन फिर कदम रुक गए और गली में व्यक्ति रुका और आगे नहीं बढ़ा। रुक गया, क्यों? क्या इसे पता है कि हमें इसके बारे में पता है, या कोई और कारण है? रोहित ने अपनी नज़रें रास्ते पर टिकाए रखीं, अगले बदलाव का इंतजार कर रहा था। वह अपने सपने में घोस्ट मास्टर नहीं था, इसलिए उसके पास परीक्षण और त्रुटि की विलासिता नहीं थी। एक गलत कदम का मतलब भूत के हाथों मौत हो सकता था। रास्ते पर छाया लगभग कुछ 10 सेकंड के लिए रुकी, फिर से चलने लगी। कंक्रीट पर चमड़े के जूतों की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार आकृति आगे नहीं बढ़ी, वह वास्तव में मुड़कर चली गई। वह चीज़ जाना चाहती है। हम इसे जाने नहीं दे सकते। गली में जो है वह बहुत संभावना है कि आसपास मंडरा रहा भूत है, निश्चित रूप से जीवित व्यक्ति नहीं है। रोहित का चेहरा बदल गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे दौड़ पड़ा। खतरे के बावजूद वह इस अवसर को नहीं छोड़ सकता था, अन्यथा भूत फिर से मारना शुरू कर सकता था, और कौन जानता है कि अगली बार कितने लोग मरेंगे। उसकी गति तेज थी, उसके कार्य तीव्र थे। गली से नीचे दौड़ते हुए रोहित ने एक आकृति को कोना बदलते देखा और जमीन पर कुछ पदचिह्न थे, वे प्रिंट जिन पर पीली मिट्टी लगी थी, मानो अभी किसी खेत से गुजर रहे हों। इस व्यक्ति की गति असामान्य है, कदम तेज नहीं है, लेकिन जाने की गति बहुत तेज है, रोहित ने कहा। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, जैसे उसने गति बढ़ाई लेकिन पकड़ नहीं पाया। ये हमेशा पकड़ने से ठीक पहले की दूरी थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अगले पल पकड़ सकता है। उनके बीच एक नाजुक दूरी बनी हुई थी। पहली नज़र में यह मछली पकड़ने जैसा महसूस हुआ। भूत रोहित को दूर ले जा रहा था, या शायद उसे कहीं ले जा रहा था। रोहित ने जल्दी ही यह महसूस कर लिया, लेकिन रुकने का विकल्प नहीं चुना। इस दुष्स्वप्न में भूत का खतरा बहुत बड़ा नहीं था। करिश्मा दुष्स्वप्न से टूटने में सफल रही थी, जिसका अर्थ था कि उसने पहले एक भूत को मार दिया था, और उसे विश्वास था कि वह भी ऐसा ही कर सकता है। एक से एक स्थिति में रोहित को नहीं लगा कि उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। ये गांव से बाहर ले जा रहा है। अचानक उसने पाया कि वह आकृति का गांव के बाहरी इलाके तक पीछा कर चुका था। आधे रास्ते में पीछे मुड़कर देखते हुए रोहित ने करिश्मा को पीछे आते नहीं देखा। उसके पीछे कोई नहीं था। आगे एक घना अंधेरा जंगल दिखाई दिया। एक कच्ची सड़क जो गांव में नहीं होनी चाहिए थी, जंगल में घुमावदार थी, जो वास्तविकता में भी मौजूद थी। ये वही सैंडी फॉरेस्ट था जहां उन्होंने दिन के दौरान आधी लाश खोदी थी। भूत सड़क पर चला, चमड़े के जूते थोड़ी कीचड़ वाली सतह पर कदम रखते हुए, पदचिह्न छोड़ते हुए और मिट्टी से ढके हुए। जानबूझकर मुझे यहाँ ला रहे हो? रोहित पीछे से पीछा कर रहा था, अपने हाथ में एकमात्र हथियार, जंग लगी स्टील की छड़ को पकड़े हुए। जब तक ये जुगाड़ वाला हथियार भूत के शरीर को भेद देता, आज का दुष्स्वप्न समाप्त हो जाएगा। अचानक, जैसे ही जंगल में प्रवेश करने वाला था, आगे भूत के कदम अचानक रुक गए। रोहित की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं, लेकिन वह इसके परिणामस्वरूप रुका नहीं। एक द्वंद्व, बस इतना ही। उसके पास डर के मारे पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। तो रोहित आगे दौड़ता रहा। इस क्षण दूरी तेजी से कम हो रही थी, पहले से पकड़ने की अजीब असंभवता फिर से नहीं हुई। मैं एक चाल चल सकता हूँ। रोहित ने आसपास का सर्वेक्षण किया। हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। यह एक से एक लड़ाई के लिए एक अच्छा अवसर था, जिसमें जीतने का मौका भी था। हालांकि जैसे ही वह करीब पहुंचने वाला था, सामने खड़ा व्यक्ति अचानक मुड़ा, रोहित का सामना करते हुए। जिस क्षण वह हमला करने के लिए तैयार था, रोहित अचानक जम गया। उसके कदम अचानक रुक गए। उसका चेहरा या तो डरावनी या आश्चर्य दिखा रहा था।
उसके सामने वाले भूत का चेहरा बहुत जाना पहचाना था। इस चेहरे में रोहित के साथ समानता थी, लेकिन और भी समानता पुराने घर में उसके पिता की तस्वीर में थी। नहीं, शायद ये कहा जाना चाहिए कि यह समान नहीं था, ये कहा जाना चाहिए कि यह उस तस्वीर पर चेहरा था। ये किस तरह का मजाक है? यह महसूस करने के बाद रोहित की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता था कि उसके मृत पिता ही भूत थे? क्या इस अलौकिक घटना का स्रोत उसके पिता की मृत्यु के बाद एक उग्र भूत का पुनरुत्थान था? अध्याय 738 वह व्यक्ति जिसे मर जाना चाहिए था। रोहित ने कभी नहीं सोचा था कि गांव से बाहर पीछा करने के बाद जिस भूत को वह अंततः पकड़ लेगा उसका चेहरा ऐसा होगा। वह चेहरा उसके पिता की तस्वीर का बिल्कुल प्रतिबिंब था, जिसमें उससे एक अद्भुत समानता थी। दुर्स्वप्न में हुई इस अजीब मुलाकात ने रोहित को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने अपने लंबे समय से खोए हुए पिता को पा लिया हो। हालांकि वह परिचित थे, फिर भी इसने उसके दिल को झकझोर दिया और वह तुरंत लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सपने में वह अपनी खुद की भूतिया छाया से प्रभावित नहीं था। यहाँ का रोहित भावनाओं से भरा एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति था। मुझे जल्दी करनी होगी। रोहित का विवेक उसे जल्द से जल्द इस दुर्स्वप्न को खत्म करने के लिए मजबूर कर रहा था। वह अपनी हैरानी से जल्दी ही उबर गया, अपने सामने मौजूद व्यक्ति को खत्म करने के लिए तैयार था। हालांकि उसके सामने मौजूद आकृति, जो कीचड़ से सनी थी, पुराने कपड़े पहने थी और बिल्कुल उसके पिता की तस्वीर जैसी दिख रही थी, ने अचानक अपना मुंह खोला और बोला, तुम मेरी कल्पना से कहीं अधिक उत्कृष्ट हो। ये शब्द सुनकर रोहित की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसका दिल लगभग बाहर आने को था और वह पीछे हटने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसके सामने मौजूद भूत ने वास्तव में बात की थी। इसने पूरी तरह से उसके विश्व दृष्टिकोण को पलट दिया था, उसे गहराई से चौंका दिया था, यहाँ तक कि उसके द्वारा सामना की गई किसी भी अलौकिक घटना से अधिक भयानक और अविश्वसनीय था। भूत अभी भी गांव में है। सटीक होने के लिए, मैं भूत नहीं हूँ। अपने सामने वाले व्यक्ति ने फिर से बात की, जैसे उसने रोहित की आंखों में सदमा देख लिया हो। तुम वास्तव में क्या हो? मेरे पिता की तस्वीर, जीवित यादों वाला एक म्यूटेंट, या क्या तुम मेरे पिता हो? रोहित उसे गौर से देखता रहा, अभी भी उस जंग लगी स्टील की छड़ को हथियार के रूप में कसकर पकड़े हुए था। यदि कुछ भी अप्रत्याशित होता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ता। उसके सामने वाले व्यक्ति का चेहरा ठंडा और लकड़ी जैसा था, जीवित व्यक्ति जैसा नहीं। सटीक होने के लिए, मैं न तो तस्वीर हूँ, न ही म्यूटेंट, और निश्चित रूप से तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मैं इस दुर्स्वप्न में मौजूद एक याद हूँ। नहीं, ये पर्याप्त विवरण नहीं है। मुझे जीवित यादों वाले भूत जैसा होना चाहिए। बस अधूरा। क्या? रोहित अभी भी आश्चर्य में डूबा था। जीवित यादों वाला भूत। एक पल में उसने उस प्रयोगात्मक दिशा के बारे में सोचा जिसे अरूप गुप्ता लगातार अपना रहे थे। वह व्यक्ति विभिन्न तरीकों से एक पूर्ण भूत स्वामी, गोस्ट मास्टर बनाने की कोशिश कर रहा था, और पूर्ण भूत स्वामी वास्तव में जीवित यादों वाला भूत ही था। जीवित व्यक्ति के विचारों वाला भूत कितना भयानक हो सकता था? यह अकल्पनीय था। उग्र भूतों के पुनरुत्थान से न डरना, न मरना, किसी भी अलौकिक घटना से न डरना, यहाँ तक कि बिना किसी कीमत के कुछ अजीब वस्तुओं का उपयोग करना, और असली उग्र भूतों के साथ अनिश्चित काल तक लड़ते रहना। सबसे साधारण भूत भी, यदि उसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके, तो तुरंत वर्तमान रोहित से आगे निकल सकता था। लेकिन उसके सामने वाला व्यक्ति अब कह रहा था कि वह अधूरा था। तो तुम अब वास्तव में क्या हो? रोहित ने उस म्यूटेंट को घूरा जो बिल्कुल उसके पिता की तस्वीर जैसा दिख रहा था। उस व्यक्ति ने भावहीन चेहरे के साथ आगे कहा, तुम मुझे ऐसा व्यक्ति मान सकते हो जो एक दशक से अधिक समय से मर चुका है, या शायद इस दुर्स्वप्न में बस एक और भूत? तो तुम मेरे पिता नहीं हो? रोहित ने फिर पूछा। उस व्यक्ति का चेहरा शांत और सुन्न था, मानो सोच में या शायद पुरानी यादों में खोया हो। एक व्यक्ति अपनी यादों से अस्तित्व में होता है, और मेरी यादें एक दशक पहले रुक गई थीं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं मर चुका हूं। क्या कोई व्यक्ति जो एक दशक से अधिक समय से मर चुका हो, उसे अभी भी तुम्हारा पिता माना जा सकता है? तो तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारे पिता की यादों वाला एक म्यूटेंट हूं। उसने रोहित के पिता होने का दावा नहीं किया, लेकिन उसने इनकार भी नहीं किया, क्योंकि वह रोहित के पिता की मृत्यु के बाद बचा हुआ अवशेष था, यादों का एक टुकड़ा जो मिट जाना चाहिए था, लेकिन अलौकिक शक्ति के कारण इस दुर्स्वप्नग्रस्त मेशान गांव में जीवित रहा। रोहित की नज़रें थोड़ी झिलमिला गईं। वह अपने सामने वाले व्यक्ति के शब्दों के पीछे का अर्थ समझने लगा था। वह खुद नहीं जानता था कि वह क्या था। यदि इसे और अधिक अमूर्त रूप से कहा जाए तो यह मृतकों का एक जुनून था जो दुर्स्वप्न के साथ था। अब इस सवाल पर विचार करने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे और मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। भूत मुझे खोज रहा है, इसलिए जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो पूछो और मैं तुम्हारे लिए जवाब दे सकता हूँ, उस आदमी ने कहा।
रोहित की नज़रें तेज हो गईं और उसने सीधे पूछा, तुम कैसे मरे? कुछ अज्ञात अलौकिक घटनाओं का अनुभव करने के बाद मैं एक उग्र भूत द्वारा नष्ट हो गया था, इसलिए मैंने एक विशेष तरीका सोचा, लेकिन वह विफल रहा। इस प्रकार मैं मर गया और वह बन गया जो मैं अब हूँ। यदि मैं जीवित रहता तो शायद मैं उग्र भूतों का पूर्ण स्वामी बन सकता था, बजाय इस अंतहीन दुष्स्वप्न में फंसने के, उस व्यक्ति ने कहा। मैंने महेश बाबू नाम के किसी व्यक्ति का सामना किया है, जिसने कहा कि वही था जिसने तुम्हें अपनी कार से टक्कर मारी थी, रोहित ने आगे कहा। महेश बाबू? वह अभी तक मरा नहीं है। वह बहुत रहस्यमय व्यक्ति है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, उस व्यक्ति ने लकड़ी जैसी आवाज़ में याद किया। वह एक अलौकिक बस चलाता था, उग्र भूतों के पुनरुत्थान को रोकने की कोशिश कर रहा था, उन्हें अंतहीन रूप से वास्तविकता से वापस किसी अजीब जगह पर पहुंचा रहा था। दिन रात, साल दर साल, कभी आराम नहीं किया, और वह काम केवल उसी के द्वारा किया जा सकता था। मुझे एक बार अगला बस ड्राइवर बनने का मौका मिला था, लेकिन मेरी विफलता का मतलब था कि महेश बाबू को किसी और को चुनना पड़ा। रोहित थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मुख्यालय का वह बूढ़ा व्यक्ति इतने वर्षों से चुपचाप योगदान दे रहा था। क्या वह सफल हुआ? उस व्यक्ति ने पूछा। यह जरूर विफल रहा होगा। मैं उस अजीब बस को देखने गया था और उस पर एक ड्राइवर था, लेकिन वह पहले ही मर चुका था, एक लाश, रोहित ने कहा। केवल इसी क्षण उसे अचानक समझ में आया कि जब वह उस अलौकिक बस में चढ़ा था तो उसने एक मृत व्यक्ति को ड्राइवर के रूप में क्यों देखा था। पता चला कि वह व्यक्ति अब और नहीं टिक सका, और एक दिन वह बस में ही मर गया, जिसके कारण बस बिना ड्राइवर की हो गई। महेश बाबू सही थे, उग्र भूतों के पुनरुत्थान को रोकने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, उस व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, जाहिर तौर पर अतीत में बहुत कुछ अनुभव किया था। रोहित ने फिर पूछा, गांव के पास एक शव है जिसे 3 भागों में काटा गया है, साथ ही 2 इंसानी सिर हैं। वह क्या है? वह भूत का शरीर है। एक बार जब दुष्स्वप्न का भूत मुझे मार देता है तो वह जाएगा और अपना शरीर वापस ले लेगा। जब ऐसा होगा तो भूत दुष्स्वप्न से जाग जाएगा, और एक बार जागने के बाद वह वास्तविकता को सीधे दुष्स्वप्नों में खींच सकता है, एक ऐसी अलौकिक घटना जिसका कोई समाधान नहीं है। और वे दुष्स्वप्न दिन ब दिन और खतरनाक होते जाएंगे। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ तुम पहले दिन के दुष्स्वप्न से भी जीवित नहीं बच पाओगे, उसने कहा। उस क्षण आदमी मुड़ा और जंगल में चला गया। रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदले और उसने पीछा किया। यदि महेश बाबू बस न चला रहे होते और उस भूत को टक्कर न मारते तो इससे निपटने का कोई तरीका नहीं होता। बहुत से लोग मर गए होते, उसने कहा। बेहोश कर दिया। रोहित तुरंत समझ गया, यह महेश बाबू ही थे जिन्होंने अलौकिक बस चलाते हुए भूत को टक्कर मारी थी, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बस वह दुर्घटना पूरी नहीं थी, या यूं कहें कि भूत उस दुर्घटनाग्रस्त स्थिति से धीरे धीरे जाग रहा था। यही कारण है कि यह अलौकिक घटना हुई। गांव के बाहर 3 अलग अलग जगहों पर भूत के शरीर के टुकड़े दबाना गांव के लिए एक प्रकार की सुरक्षा का काम करता है। भूत के पास इतने विचार नहीं हैं, वह अपने शरीर की तलाश में है, फिर भी वह 3 अलग अलग स्थानों को महसूस करता है। इस स्थिति में भूत क्या करेगा? उस आदमी ने कहा, धुंधले जंगल में चलते हुए। उनके चारों ओर की रोशनी अचानक और उदास हो गई। रोहित ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर भी पीछा किया। उसने कहा, यदि एक ही समय में 3 समान लक्ष्य दिखाई देते हैं तो भूत के भटकते रहने की संभावना है। बिल्कुल, इसलिए भूत गांव के आसपास मंडराता रहता है, और इसीलिए मैं गांव के अंदर छिपा रहा और भूत के हमलों से बचता रहा, उस व्यक्ति ने समझाया। भूत मुझे और अपने शरीर को खोज रहा है, लेकिन वह सफल नहीं हुआ है। ये स्थिति अब तक जारी है। आज रात संतुलन टूट गया। दिन के दौरान मैंने उन शरीरों को पाया और उन्हें एक साथ रखा, और शायद इसीलिए संतुलन बिगड़ गया, रोहित ने कहा। उसकी नज़रें झिलमिला रही थीं। उसने शरीरों को बॉडी बैग में डाल दिया था, जिससे भूत की संवेदन क्षमता कट गई थी। इसलिए भूत अब गांव के पास नहीं मंडरा रहा था, इसके बजाय वह सीधे उसके सामने वाले व्यक्ति के पास आया। शांति उसके द्वारा ही भंग की गई थी। मैं जानता था कि संतुलन देर सबेर टूट जाएगा। शरीर को वहां छोड़ना एक चारा था, इस उम्मीद में कि कोई इसे खोज लेगा, इसे पालेगा। आखिरकार जो कोई भी शरीर को ढूंढता है वह निश्चित रूप से अलौकिक से संबंधित है और वर्तमान संकट को हल करने में सक्षम हो सकता है, उस आदमी ने आगे कहा। ऐसा लग रहा था कि वह इस दिन का ही इंतजार कर रहा था, या शायद वह मुक्त भी होना चाहता था। आखिरकार हर कोई इतने वर्षों तक दुष्स्वप्न में असली भूत के साथ निरंतर लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। शरीरों के बीच एक अतिरिक्त सिर था, वह किसका है? रोहित ने पूछा। एक भूत का है, दूसरा मेरा है। मैं उस सिर के कारण एक विपथन एबरेशन बन गया। यदि वह सिर चला जाता तो मैं दुष्स्वप्नों में दिखाई नहीं दे पाता, उस व्यक्ति ने कहा, जैसे वह जंगल में और गहराई में चलता गया।
रोहित ने अपने आसपास देखा, यह उस जंगल में उसकी तीसरी यात्रा थी और ये दिन के दौरान से अलग था। क्षेत्र का विस्तार हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह असीम हो गया था और घना हो गया था। कोई यहाँ खो सकता था, बाहरी दृश्य देखने में असमर्थ था। क्या तुमने मुझे पिछले दुर्स्वप्न से बचाया? रोहित ने पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो। तुम जैसे व्यक्ति को इस दुर्स्वप्न में नहीं मरना चाहिए। तुम्हारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ होने का मतलब है कि मेरा कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। आगे क्या होता है ये तुम पर निर्भर है, उस आदमी ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? रोहित ने भौहें सिकुड़ी। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, उसके कदम एक बार फिर रुक गए। उनके सामने एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी क्षतिग्रस्त या ढही नहीं थी, यह एक दशक पहले जैसी ही दिख रही थी, जिसमें कोई बदलाव नहीं था। यह क्या है? अचानक रोहित ने झोपड़ी के दरवाजे पर एक छाया देखी। जैसे ही वह करीब आया, छाया हिल गई। केवल करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ, यह एक बड़ा काला भेड़िया कुत्ता था, जिसकी आंखों में जानवर की जंगलीपन की कमी थी और इसके बजाय एक अकथनीय भयावहता थी। दुर्स्वप्नों के बीच कुत्ता क्यों होगा? रोहित चिल्लाया। क्या भूत वास्तव में एक कुत्ते को दुर्स्वप्नों में खींच सकता था? उस आदमी ने पास आकर कुत्ते को थपथपाया और कहा, मैंने जो कुछ भी झेला, उसके बाद मैं अंततः इस भूत के हाथों मारा गया। मैं बस व्यर्थ में नहीं मर सकता था, मुझे कुछ हासिल करना था। ये कुत्ता मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोहित ने पूछा, क्या ये विशेष है? यह अभी विशेष नहीं है, लेकिन यदि तुम इसे प्रबंधित कर सकते हो तो ये भूत की जगह ले सकता है और इस दुर्स्वप्न का स्रोत बन सकता है, उस आदमी ने कहा, उसका स्वर गंभीरता के स्पर्श से भरा था। अध्याय 739 प्रतिस्थापन के लिए आवश्यकताएं। रोहित ने अपने दुर्स्वप्न में इस पिता से मुलाकात की और उसे बहुत सारी जानकारी मिली, जिससे उसके दिल की कई शंकाएं दूर हो गईं। उसने पूरी कहानी को मोटे तौर पर समझ लिया था, हालांकि कई विवरण अस्पष्ट थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता ने अपने जीवनकाल में बहुत कुछ सहा होगा। उन अनुभवों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे केवल कुछ सच्चाइयों की परवाह थी, न कि कुछ अलौकिक घटनाओं के विवरणों की। हालांकि उसके सामने की स्थिति और भी अजीब थी। ये सोचकर कि एक बड़ा काला भेड़िया कुत्ता भी इस दुर्स्वप्न में प्रवेश कर चुका था, कल्पना से परे था। ये पहली बार था जब कोई जानवर अलौकिक घटना में शामिल हुआ था, और हालांकि रोहित नहीं जानता था कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने ये कैसे किया, लेकिन वह निश्चित था कि उसने अपने तरीकों का इस्तेमाल किया था और कई प्रयास किए थे। रोहित को वास्तविकता में जंगल में दबे कुत्ते की हड्डियों के ढेर याद आ गए। उसके पिता जीवित रहते हुए उन जंगलों में कुत्ते पाला करते थे। बड़े होने के बाद वे कुत्ते रातों रात गायब हो गए, इसलिए नहीं कि वे बेचे गए थे, बल्कि इसलिए कि वे मर गए थे। मृत्यु का कारण संभवतः विभिन्न अजीब प्रयोग थे, जब तक कि वह अंततः इस कुत्ते को दुर्स्वप्न में लाने में सफल नहीं हो गया। लेकिन क्या मुझे अपने सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए? रोहित के मन में अभी भी संदेह था। हालांकि कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन उसकी सतर्कता कम नहीं हुई थी। जीवित मानवीय यादों के साथ एक भूत बनने के बाद एक व्यक्ति में निश्चित रूप से व्यक्तिगत भावनाएं नहीं होती, करुणा तो दूर की बात है, और यह और भी कम संभावना है कि वे जीवित रहने के दौरान के किसी रक्त संबंध के कारण आपका अतिरिक्त ध्यान रखेंगे। यदि ऐसा होता तो ये तब किया गया इंतजाम होता जब वे जीवित थे। एक दशक से अधिक समय तक अलौकिक शक्तियों द्वारा नष्ट होने के बाद यह अनुमान लगाना असंभव है कि वे क्या बन सकते हैं। तुम मेरी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते और तुम्हारे लिए मेरे बारे में संदेह रखना सामान्य है, उस व्यक्ति ने रोहित के विचारों को भांपते हुए कहा और एक मृत व्यक्ति की तरह भावहीन चेहरे के साथ बोला। रोहित ने इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया और कहा, हमारे पास समय की कमी है, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने पहले ही इस दुर्स्वप्न की व्यवस्था कर ली है, बस थोड़ी बाहरी मदद की आवश्यकता है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। कैसी बाहरी मदद? रोहित ने पूछा। उस व्यक्ति ने अपने बगल में बड़े काले भेड़िया कुत्ते की ओर देखा और आगे कहा, भूत सपनों के माध्यम से वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं, और इसके विपरीत वास्तविकता भी सपनों को प्रभावित कर सकती है। वह शव ही चाबी है। इस दुर्स्वप्न को छोड़ने के बाद एक दिन के भीतर तुम्हें भूत के शरीर पर कुछ स्पष्ट निशान छोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। साधारण तरीके काम नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ अलौकिक शक्ति की आवश्यकता है। चूंकि तुमने अपने शरीर के भीतर एक भूत को बांध लिया है, इसलिए तुम्हें तरीका पता होना चाहिए। निशान दिखने के बाद सपने में भूत को आसानी से पहचाना जा सकेगा और वह अब छिप नहीं पाएगा। रोहित ने भौहें सिकुड़ी। इसका क्या उपयोग है? ये केवल पहला कदम है। इसके अलावा तुम्हें भूत के शरीर को भी एक साथ जोड़ना होगा। ये काफी कठिन है। भूत के शरीर को शुरू में कुछ चरम तरीकों का उपयोग करके अलग किया गया था।
अब इसे फिर से इकट्ठा करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे केवल कुछ अलौकिक शक्ति से हासिल किया जा सके। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो कृपया इसे एक दिन के भीतर कर दो, उस व्यक्ति ने समझाया। रोहित की नज़रें अवचेतन रूप से बदल गईं। उसने तुरंत उस तरीके के बारे में सोचा जो हेडलेस घोस्ट शैडो लाशों को जोड़ने के लिए उपयोग करता था। और फिर उस व्यक्ति ने रुककर अपने लकड़ी जैसे मृत चेहरे से रोहित को देखा, जो यादों में खोया हुआ लग रहा था, और धीरे से कहा, महेश बाबू सही थे। मेरी मृत्यु के बाद मैं जीवित रहने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हूँ। मैंने पहले उनके शब्दों को नहीं समझा था और यहाँ तक कि पलट कर कहा था, तुम खुद क्यों नहीं मर जाते। अब ऐसा लगता है कि वे सही थे। महेश बाबू ने क्या कहा था? रोहित ने पूछा, उसके चेहरे के भाव बदलते हुए। मुख्यालय का ये शुभंकर रिपब्लिकन युग से जीवित था, भूतों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था, विसंगतियों के बीच एक विसंगति। और जो कुछ उसने अनुभव किया और समझा है, कोई नहीं जानता, रहस्य में डूबा हुआ। शायद मेरे पिता भी जीवित रहते हुए पर्याप्त नहीं जानते थे। वह शायद अब और ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। मरने वाला व्यक्ति कितना भी खास क्यों न हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो मायने रखता है वह तुम हो, उस व्यक्ति ने कहा। यदि तुम एक निशान छोड़ सकते हो और शव को फिर से जोड़ सकते हो, तो किसी भी स्थिति में शव को भूत की इंद्रियों से अलग करने के लिए गोल्ड बॉक्स में न रखें। बस शरीर को कहीं निर्जन स्थान पर रख दो, और आखिरी कदम सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर के जागने का खतरा रहेगा। तुम्हें शरीर पर नज़र रखनी होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करना होगा कि यह न जागे, यहाँ तक कि इसकी आंखें एक बार भी न खुलें। भूत रात में लोगों को सपनों में खींचता है क्योंकि दिन के दौरान भूत की आंखें खुली रहती हैं। उस व्यक्ति ने काफ़ी कठिन मांगें रखीं। शरीर पर निशान छोड़ना पहले से ही कठिन था, भूत के शरीर को एक साथ जोड़ने और यह सुनिश्चित करने की बात तो दूर है कि वह जाग न सके। इसके लिए पूर्ण दमन की आवश्यकता थी। रोहित ने अपने बाएं हाथ को देखा। सपने में घोस्ट हैंड मौजूद नहीं था, उसका वर्तमान बायां हाथ अस्तित्वहीन था, जिससे वह एक हाथ वाला विकलांग व्यक्ति बन गया था। मुझे शरीर पर कब तक नज़र रखनी होगी? रोहित ने पूछा। शायद कुछ दिन, शायद 1 दर्जन से अधिक दिन। यदि मैं सफल हो गया तो शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा। जब तुम शरीर पर सड़न के लक्षण देखोगे और सड़न की सीमा आधे से अधिक हो जाएगी, तो योजना सफल हो जाएगी, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। रोहित ने पूछा, सफलता के बाद क्या होगा? वह अपने कार्यों के उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि वह वास्तविक दुनिया में उस शव के माध्यम से दुष्स्वप्न में मौजूद व्यक्ति की मदद कर रहा था। सफलता के बाद मैं गायब हो जाऊंगा और भूत पूरी तरह से बदल जाएगा। ये दुष्स्वप्न का स्रोत बन जाएगा, उस व्यक्ति ने अपने बगल में बड़े काले भेड़िया कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी जगह कुत्ते को क्यों चुना? रोहित ने भौहें सिकोड़कर पूछा। यदि एक तर्कसंगत व्यक्ति भूत को नियंत्रित कर सकता है, तो क्या वे कुत्ते से बेहतर नहीं हैं? उस व्यक्ति ने जारी रखा, भूत का एक हिस्सा मैं हूं, और चूंकि मैं भूत को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए मैं निश्चित रूप से भूत को मुझे नियंत्रित नहीं करने दूंगा, लेकिन एक तीसरा पक्ष कर सकता है। सपने में अन्य लोग भी इस भूत को नियंत्रित करने के उम्मीदवार हो सकते हैं, जैसे करिश्मा, रोहित ने एक नाम लेते हुए कहा। वह काफी समय से इस दुष्स्वप्न में रह रही है। करिश्मा, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या तुम चाकू वाली लड़की के बारे में बात कर रहे हो? वह एक दुर्घटना है और किसी को दुर्घटना पर जुआ नहीं खेलना चाहिए। जहां तक दूसरों की बात है, वे बस इसके लायक नहीं हैं। तुलना में मैं एक कुत्ते पर अधिक भरोसा करता हूं, और वह पहले से तय था, कोई तात्कालिक निर्णय नहीं। आखिरकार मनुष्य बहुत अप्रत्याशित होते हैं, जबकि जानवर थोड़े अधिक स्थिर होते हैं। करिश्मा एक दुर्घटना है। कैसे? रोहित ने पूछताछ की। यह महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति ने करिश्मा के बारे में उत्तर नहीं दिया। शायद उसे लगा कि 1 दशक से अधिक के इंतजार के सामने करिश्मा की स्थिति महत्वहीन थी। तुम्हें अब चले जाना चाहिए, जाओ, आज का दुष्स्वप्न खत्म करो। जब तुम कल जागोगे तो तुम्हारे पास निपटने के लिए और भी बहुत कुछ होगा, इसलिए यहाँ और समय बर्बाद न करो। शायद पर्याप्त कह लेने के बाद वह बातचीत को आगे नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि दुष्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था और भोर से पहले के भूत विशेष रूप से भयानक होते हैं। क्या मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर सकता हूँ? रोहित ने उसे घूरा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे तरीके का पालन करने से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी? तुम्हारे पास एक विकल्प है, लेकिन सिर्फ इस बार के लिए। आज के बाद मैं मर जाऊंगा और यह मुझे बदल देगा। जब तक तुम वह करते हो जो तुम्हें करना है, ये दुष्स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाएगा। यदि सफल रहे तो एक दिन ये कुत्ता तुम्हें खोजने आएगा, उस व्यक्ति ने समझाया।
दुष्स्वप्न में भूत को नियंत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति को देने के बजाय इस व्यक्ति ने अपनी पसंद के रूप में दुष्स्वप्न के भीतर से ही एक कुत्ते को चुना था। स्पष्ट रूप से वह किसी व्यक्ति की तुलना में एक कुत्ते पर अधिक भरोसा करता था, या शायद उस व्यक्ति की अन्य योजनाएं और रहस्य थे जिन्हें वह उजागर नहीं कर रहा था। आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। वह करो जो तुम्हें करना है, ये कहकर वह व्यक्ति मुड़ा और छोटी केबिन में चला गया। केबिन का दरवाजा बंद हो गया और केवल एक बड़ा काला भेड़िया कुत्ता प्रवेश द्वार पर दुबका रहा। उसकी भयानक आंखें रोहित पर टिकी थीं, मानो उसमें थोड़ी शत्रुता हो। क्या बस इतना ही? रोहित किसी अधिक उपयोगी चीज की, कुछ समाचारों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अंत में उसे केवल एक कुत्ते को भूत को नियंत्रित करने में सहायता करने का काम मिला। न केवल परिणाम अज्ञात था, बल्कि उसे एक दुष्ट भूत के जागने का जोखिम भी उठाना पड़ा। भले ही वह दुष्स्वप्न की अलौकिक घटनाओं को हल कर ले, लेकिन इसके और भी गंभीर परिणाम हो सकते थे। थोड़ी देर रुकने के बाद रोहित अंततः जंगल से निकल गया। उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। गांव अभी भी भूतों से ग्रस्त था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, भूत जितने उग्र होते जा रहे थे, उसकी स्थिति उतनी ही निष्क्रिय होती जा रही थी। और उसकी चचेरी बहन करिश्मा, वह अस्तित्व जिसे वह समझा भी नहीं सकता था, और वह दुष्स्वप्न के बाद दुष्स्वप्न में क्यों बनी रही, एक रहस्य बनी हुई थी। वापस चलो। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहित मुड़ा और दूर चला गया। उसे लगा कि उस आदमी के साथ उसकी मुलाकात बहुत जल्दबाजी में थी, केवल तत्काल मामलों को संबोधित किया गया और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उजागर नहीं हुई। वह जल्दी से गांव लौट आया, थोड़ी पछतावा लिए हुए। अब तक गांव के ऊपर का आसमान बदल गया था, ये और भी काला हो गया था। आसपास के घर सभी परछाइयों में लिपटे हुए थे, लेकिन परिवेश अभी भी दिखाई दे रहा था। इस बदलाव ने संकेत दिया कि दुष्स्वप्न अगले चरण में चला गया था, या शायद उसके बाद के चरण में, और भूत का खतरा बढ़ गया था। गांव, जो कभी कुछ जीवंत था, अब वीरान और शांत पड़ा था। यहाँ वहाँ कोनों में कुछ लाशें देखी जा सकती थीं। उनके शरीर ठंडे और सख्त थे, जो काफी देर से खून के तालाबों में मृत पड़े थे, ये दर्शाते हुए कि भूत ने अभी बीते समय में मारना जारी रखा था। लोग अभी भी भूत द्वारा लक्षित किए जा रहे थे और इस दुष्स्वप्न में मर रहे थे। रोहित ने लाशों को पहचान लिया। हालांकि लोग अजनबी थे, लेकिन उसने उनमें से कुछ को दिन के दौरान देखा था और उन्हें थोड़ा याद रखा था। मैं खोजना कहाँ से शुरू करूं? उसने चारों ओर देखा, ये जाने बिना कि शुरुआत कहाँ से करनी है, बिना किसी सुराग के। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन ये छोटा भी नहीं था। भूत के स्थान को खोजना वास्तव में कठिन था, लेकिन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे खोजना था और इस दूसरे दिन के दुष्स्वप्न को जल्द से जल्द खत्म करना था। रोहित ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से गांव की तलाशी शुरू कर दी, जबकि वह करिश्मा की ओर से कुछ प्रगति की उम्मीद कर रहा था। दुष्स्वप्नों के बाद, दुष्स्वप्नों से गुजरने के बाद, वह इस बार कुछ मदद करने में सक्षम हो सकती थी। अध्याय 740। एक ही व्यक्ति। अंधेरे में डूबा गांव खतरनाक हो गया था। रोहित गांव में भटक रहा था, बिना किसी आत्मा को देखे या एक भी आवाज सुने। यह अजीब रूप से शांत था, किसी भी शोर से रहित, यहाँ तक कि उन चीखों से भी नहीं जो मौत से पहले आती हैं। फिर भी इस शांत गांव में एक अज्ञात भूत मंडरा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में एक साधारण व्यक्ति 1 या 2 मिनट भी यहाँ खड़े होने के बाद पत्थर जैसा जम जाता। लेकिन रोहित किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं था जो परेशान न हो। डरने से कोसों दूर, वह वास्तव में बहुत चिंतित था, भूत के निशान को तुरंत खोजने की उम्मीद कर रहा था। वहाँ एक रोशनी है। अचानक एक चक्कर लगाने के बाद रोहित को अंततः एक विशिष्ट जगह दिखाई दी, एक घर जिसका दरवाजा रोशन था। पूरे गांव में एकमात्र ऐसा घर जहां अंधेरा व्याप्त था, लेकिन कहीं और रोशनी का नामो निशान नहीं था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि रोशनी गांव के पैतृक हॉल, एंसेस्ट्रल हॉल से आ रही थी। दूर से ऐसा लग रहा था कि पैतृक हॉल के प्रवेश द्वार पर कोई खड़ा था, लेकिन रोशनी के कारण स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। जो दिखाई दे रहा था वह रोशनी के नीचे आगे पीछे घूमती हुई एक अस्पष्ट आकृति थी, जो बेचैन लग रही थी। इस समय बाहर कोई घूम रहा था। क्या ये भूत है? रोहित ने भौहें सिकुड़ी और जांच करने का निर्णय लिया। उसने अपनी नज़र पैतृक हॉल के बाहर घूमते हुए व्यक्ति पर टिकाई और जल्दी से आगे बढ़ा, ताकि इस दुष्स्वप्न को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। हालांकि जैसे ही वह आधे रास्ते में था, पास की एक गली से एक तनावपूर्ण आवाज ने अचानक पुकारा, रोहित, रोहित, क्या वह तुम हो? रोहित अचानक अपने रास्ते में रुक गया। उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा, उसकी आंखें एक बार में सिकुड़ गईं। गली से आलिया बाहर आई, खून से सनी हुई, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर डर था। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुमसे कमरे में रहने और बाहर न दौड़ने के लिए नहीं कहा था? रोहित ने अनजाने में अपने हथियार पर पकड़ मजबूत कर ली, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था।
इस दुष्स्वप्न में कोई भी भूत हो सकता था। आलिया से अलग होने के बाद उससे दोबारा मिलना मतलब ये हो सकता था कि वह एक बहुरूपिया इम्पोस्टर हो सकती थी। मुझ पर हमला किया गया था और मैं लगभग मर ही गई थी। फिर मैं घर से भाग गई, आलिया ने सिसकते हुए कहा, अपने लगातार खून बह रहे निचले पेट की ओर देखते हुए। उस पर लगा खून उसका अपना था। तुम पर हमला किसने किया? रोहित ने पूछा। आलिया अभी भी तनाव में थी। वह तुम थे, लेकिन मैं जानती हूं कि वह असली तुम नहीं हो सकते। वह भूत ही होना चाहिए। भूत ने मुझे ढूंढ लिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया और मेरा नाम लिया, मुझे पता चल गया कि कुछ गलत है। फिर मैं बुरी तरह भाग गई। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए मैंने बस छिपने के लिए एक जगह ढूंढ ली। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? रोहित ने कहा। मैं भी डरी हुई हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम असली रोहित हो या नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें पैट्रिक हॉल की ओर जाते देखा और मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम जोखिम लो। वहाँ भूत हैं, बहुत सारे। मैंने वहाँ बहुत से लोगों को मरते देखा है, आलिया ने रोते हुए कहा। वह अपने पेट को पकड़े हुए थी, उसका चेहरा पीला था, घाव लगातार बिगड़ रहा था। हालांकि घायल होने के बावजूद आलिया तुरंत नहीं मरी थी। हालांकि इतने घावों के साथ उसके अगली सुबह तक जीवित रहने की संभावना कम थी। रोहित इस बिंदु पर झिझक गया। वह नहीं बता सकता था कि उसके सामने वाली आलिया भूत थी या नहीं, जब तक कि वह तुलना करने के लिए तुरंत उनके घर वापस न जाए। लेकिन वह समय की बर्बादी होती। यदि तुम अभी भी चल सकती हो तो अभी मेरे साथ आओ। घाव की चिंता मत करो। यदि ये दुष्स्वप्न समाप्त हो जाता है तो चोटों का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन यदि यह जारी रहता है तो भूत तुम्हें मारने आएगा और तुम भोर तक जीवित नहीं रहोगी, रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। आलिया ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। दूरी बनाए रखो। यदि तुम भागने की कोशिश करती हो या बहुत करीब आती हो तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा, रोहित ने जोड़ा। वह कोई गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि उसने यहाँ आलिया को मार दिया और यह एक गलती निकली तो असली आलिया बर्बाद हो जाएगी। क्या हम पैट्रिक हॉल में नहीं जा सकते? वहाँ बहुत खतरनाक है, आलिया ने डरते हुए उसका पीछा करते हुए कहा। रोहित चुप रहा, आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर होते गए, क्योंकि अब उसे पैट्रिक हॉल के प्रवेश द्वार पर घूमती हुई आकृति का स्पष्ट दृश्य मिल रहा था। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था, लेकिन कपड़ों और कद काठी के हिसाब से यह आश्चर्यजनक रूप से आलिया जैसा लग रहा था। शुरुआत में वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था। पैट्रिक हॉल के प्रवेश द्वार पर रोशनी के नीचे खड़ा व्यक्ति आलिया थी। और जब रोहित ने पैट्रिक हॉल के प्रवेश द्वार पर आलिया को देखा तो उसने भी उसे देखा। अरे रोहित, यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ, गांव अब सुरक्षित नहीं रहा। हम सभी ने यहाँ शरण ले ली है। पैट्रिक हॉल के प्रवेश द्वार पर मौजूद आलिया ने इशारा किया, रोहित को तुरंत पास आने के लिए आग्रह किया। दो आलिया। रोहित अचानक पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके पीछे आलिया का चेहरा पीला था और यह स्पष्ट नहीं था कि यह अत्यधिक रक्त की कमी के कारण था या नहीं। उसने रोहित की ओर देखा और पैट्रिक हॉल के सामने वाले व्यक्ति की ओर भी। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। इस क्षण पैट्रिक हॉल के सामने वाली आलिया उनकी ओर दौड़ रही थी। क्या भूत इस बार मुझे निशाना बना रहा है? रोहित ने चारों ओर देखा और उसका रंग तुरंत बदल गया। इस बार भूत का तरीका पहले दुष्स्वप्न की तुलना में और भी अधिक स्पष्ट था। एक ही दुष्स्वप्न में दो समान लोगों का होना ये स्पष्ट करता था कि उनमें से कोई एक निश्चित रूप से भूत था। लेकिन अभी भूत कौन सा है? क्या यह उसके पीछे खड़ी घायल और खून से सनी आलिया है, या पैट्रिक हॉल के प्रवेश द्वार से दौड़ती हुई आलिया? वह गांव से कुछ देर के लिए चला गया था, इसलिए इन परिस्थितियों में अंतर करना असंभव था। इसके अलावा सपने में भूत दूसरों की यादों को जानने में सक्षम लग रहा था, जिसका अर्थ था कि उसके भेष में कोई खामी नहीं हो सकती थी। एकमात्र खामी ये थी कि भूत तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, जबकि दुष्स्वप्न में अन्य लोग नहीं करेंगे। इस क्षण रोहित के पास अभी भी एक विकल्प था, जो था अस्थायी रूप से पीछे हटना। लेकिन ये सबसे खराब विकल्प था, क्योंकि एक बार जब वह पीछे हट गया तो असली आलिया निश्चित रूप से भूत का लक्ष्य बन जाएगी और वह भूत को मारने का मौका भी खो देगा। मुझे पहले कार्रवाई करनी होगी। रोहित ने इस क्षण एक गहरी सांस ली, फिर से चारों ओर देखा, अपना अवलोकन किया और अचानक मुड़कर अपने पीछे वाली आलिया पर हमला कर दिया। वह इतनी तेजी से चला, लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के। जंग लगी स्टील की छड़ ने उसके सीने को छेद दिया। रोहित, तुम क्या कर रहे हो? उसके पीछे खून से लथपथ पीले चेहरे वाली आलिया ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मुझे यकीन नहीं है कि तुम भूत हो या नहीं, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प तुम दोनों को मारना है। हिचकिचाने से ये दुष्स्वप्न समाप्त नहीं होगा।
रोहित शांत और अडिग रहा, उसे गौर से देखता रहा, फिर स्टील की छड़ बाहर निकाली, मुड़ा और पैट्रिक हॉल के प्रवेश द्वार से आ रही दूसरी आलिया की ओर दौड़ा। इस क्षण सामने आ रही आलिया ने जब देखा कि क्या हो रहा है, तो वह अपने रास्ते में रुक गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल गया, यह उदास और कठोर हो गया, फिर वह मुड़कर जाने लगी। अब जाने के बारे में सोच रही हो? बहुत देर हो चुकी है। रोहित पहले ही धावा बोल चुका था। जब वह मुड़ा और आलिया को छुरा घोंपा तो वह तैयार था, दोनों को वहीं रखने की योजना बना रहा था। यदि वह भूत होता तो वह निश्चित रूप से एक खामी प्रकट करता। इसलिए जब तक उसने बिना मारे चोट पहुंचाए, वह असली आलिया के घावों से मरने से पहले दुष्स्वप्न को समाप्त कर सकता था। इसी विचार के कारण रोहित ने हमला करने में संकोच नहीं किया। जो मुड़कर जा रही थी उसे अब निर्धारित किया जा सकता था, वह भूत था। भूत तेजी से जा रहा था, शायद खतरे को महसूस कर रहा था, या शायद रोहित की कार्रवाइयों ने सीधे उसकी योजना को बाधित कर दिया था, जिससे उसे लगा कि वह शुरू करने में असमर्थ है, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह तेज गति से नहीं चल रहा था, लेकिन वास्तव में भूत पीछे हट रहा था। यह एहसास बहुत अजीब था। भूत परिवेश को प्रभावित कर रहा था, यह इस दुष्स्वप्न का सबसे अनुचित हिस्सा था, लगभग धोखाधड़ी जैसा। भूत जा रहा था, पैट्रिक हॉल की ओर बढ़ रहा था। रोहित ने पीछे से पीछा किया, ऐसा लगा कि वह भूत को पकड़ने से बस थोड़ा ही दूर था, लेकिन वह छोटी दूरी बढ़ती रही। बैंग! दरवाज़ा उड़ा दिया गया और भूत पैट्रिक हॉल में दौड़ गया। रोहित भी पैट्रिक हॉल में घुस गया, लेकिन उस क्षण में उसने 1 या 2 सेकंड के लिए भूत को ओझल कर दिया, क्योंकि आधा दरवाज़ा दृश्य को अवरुद्ध कर रहा था। उसके बाद रोहित का चेहरा काला पड़ गया। पैट्रिक हॉल में काफ़ी लोग थे, कम से कम 20 से 30 लोग एक साथ जमा थे, सभी गांव के ग्रामीण। उस आलिया की आकृति अब नहीं मिल सकी। भूत एक बार फिर भीड़ में घुल मिल जाने में कामयाब हो गया था। वास्तव में मौत की तलाश कर रहे हो, सोच रहे हो कि भीड़ में घुलने से तुम सुरक्षित हो। रोहित ने भीड़ को घूरा, पैट्रिक हॉल का पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे कुंडी लगा दी। इस भूत का वध किए बिना आज यहाँ कोई भी जीवित बाहर नहीं निकलेगा। अध्याय 741 अस्पष्ट स्थान। धिक्कार है रोहित, अपनी ही प्रेमिका को इस तरह से घायल करना, क्या तुम्हें इतना क्रूर होना जरूरी था? मैं तो बस तुम्हें विनम्रता से याद दिला रहा था। इस क्षण आलिया अकेले जमीन पर पड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह अभी अभी एक भूत के हमले से बाल बाल बची थी, लेकिन अब उसे उसी व्यक्ति द्वारा घायल कर दिया गया था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद यही उसकी किस्मत थी। उसके पेट से खून बह रहा था और हर हरकत के साथ उसे असहनीय दर्द हो रहा था। लेकिन आलिया ने रोहित को दोषी नहीं ठहराया। क्यों?